The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 110 दिनों की तरह आज फिर हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं। आज बहुत ही खास दिन है, आज पूज्य बापू जी का जन्मदिन है, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज हमारा 111वां एपिसोड है। जी हाँ, 111 बहुत ही शुभ अंक है और इस शुभ अंक पर हमारे साथ एक बहुत ही शुभ मेहमान आज शो से जुड़ेंगे। आज हमारे साथ इस शो में हैं आदरणीय श्रीश डोभाल जी। श्री डोभाल जी का परिचय बहुत विस्तृत है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 1984 के बैच के स्नातक हैं और उसके बाद से उन्होंने पूरे देश में और खासकर उत्तराखंड में रंग कर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि मैं अगर कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमारे साथ, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी उनके हजारों शिष्यों में से एक हूँ जो उनसे सीख करके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमारे साथ ये बहुत ही प्रसन्नता का पल है, हमारे साथ श्री डोभाल जी इस वक्त लाइव है ऋषिकेश से। और रोज की तरह मुकेश प्रसाद दोगुणा जी हमारे होस्ट, रोज की तरह नहीं, बहुत दिनों बाद। कल गायब थे दोगुणा जी, हमारे विरोध कर रहे थे ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम का, तो आज हाजिर है। और साथ में श्री गिरीश चंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार डोभाल जी कुछ ही क्षणों में हमारे पास फिर से हाजिर होते हैं। सर उनका कनेक्शन क्या है, तब तक हम सवाल जवाब का सेगमेंट ले लेते हैं। तो आज का सवाल सर मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ, क्योंकि काफी देर से सवाल मिलता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये तो मुझे करना चाहिए सर आज। ये रहा सर आज का सवाल हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में लेते हैं। वो कॉपीराइट मेरा है सर। जी जी। थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा के माध्यम से जीवंत अदाकारी करने के साथ साथ खरी खरी कहने के लिए मशहूर अभिनेता कौन है जिन्होंने अपने बेटे के कहने पर फिल्म भी बनाई? और शुरू में ऐसा हुआ था कि इन्हें पुणे स्थित FTII, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है सिनेमा थिएटर के लिए, उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया था। खैर उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्म बनाई और बेटे के कहने पर बहुत बाद में इन्होंने पेंटिंग भी शुरू की। और अभी हाल ही में
पिछले 2-3 वर्षों में इन्होंने थिएटर में वापसी की है, और उसका एक कारण इन्होंने बातचीत में बताया था कि इन्होंने क्यों वापसी की या क्यों इनका मन थोड़ा उछट गया था थिएटर से। वो एक व्यक्तिगत बात है, लेकिन कौन वो अदाकार हैं, हम किन की बात कर रहे हैं? और ये माया ऑप्टिकल्स का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि इन्होंने इस क्वेश्चन वाले सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है। हम सब जानते हैं कि पहले सही उत्तर पर ये एक अपना गॉगल उस उत्तर देने वाले को भेजते हैं या देते हैं। जी, ये अंग्रेजी में भी पढ़ लीजिएगा सर। An actor of par excellence who acted in theatre, television and then cinema and is famous for voicing his opinion, frank opinion. He, on the request of his son, made or produced a film. Earlier, he was not accepted in the audition of FTII. He also started really recently the painting, as the painting kit was gifted by his son to him, and he has also returned to the field of theatre now after many years. Whom are we talking about? क्वेश्चन स्पष्ट था मुकेश बगुना जी, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट था, और बहुत काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इसमें 2-3 चीजें, तो शीश डोभाल जी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा थिएटर से संबंधित उनको लेना चाहिए। और एक जो फिल्म आपने पोस्ट की, मुकेश बगुना जी, उसका भी इस से संबंध है। जो आपने पिक्चर पोस्ट की है ना आज हमें। जी जी जी, तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार डोभाल सर, सुन पा रहे हैं? डोभाल सर नहीं सुन पा रहे? नमस्कार जी, सुन पा रहे हैं सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने साथी होस्ट हैं और को होस्ट हैं। जी, हमारे साथ मुकेश प्रसाद दोगुणा जी हैं ऋषिकेश से, आपके पड़ोस से, और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी हैं दिल्ली से। आप दोनों से मिल चुके हैं और दोनों के अच्छे परिचित जी हैं। और 111वां तो मैं परिचित। जी, 111वां एपिसोड है सर आज हमारा, लगातार नॉन स्टॉप, और बहुत ही शुभ अंक है 111, जिसमें आप हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आपसे आपकी रंगमंच की यात्रा से। और आज बहुत शुभ दिन है, गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम सब पूरे शो की ओर से, सारे मेहमानों की और सारे दर्शकों की ओर से उन दोनों को याद करते हुए नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आपकी रंग यात्रा की बात करते हैं सर। आपने बचपन में आपको शौक हुआ स्कूल स्तर पर नाटकों में जाने का, फिर कैसे आप सर इस तरफ बढ़े और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक पहुंचे? ये मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। वो ये कि सबसे पहले रामलीला हम लोग देखा करते थे और फिल्में देखते थे अपने पिताजी के साथ। तो फिल्मों ने हमें ज्यादा प्रवृत्त किया, और रामलीला जो कि हमारे सबसे करीबी थिएटर था, ऋषिकेश में रहते हुए या चंबा टीटी गढ़वाल में रहते हुए, तो उसको देखते हुए हमारी इच्छा होती थी। तो एक बार चंबा में गर्मियों में रामलीला होती थी, ठंडी जगह है। तो एक बार क्या हुआ कि कोई सीन था, तो बक्सा खोला गया और जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा, चला बे छोरो मुखौटे ले लो। तो किसी ने राक्षस का मुखौटा लिया, किसी ने बंदर का मुखौटा लिया। तो मुझे एक दिन बंदर बनने का मौका मिला, दूसरे दिन राक्षस बनने का। तो वो मेरी स्टेज पे पहली गलती थी। और उसके बाद में फिर 8वीं क्लास में हमने स्काउटिंग में थे, तो मैं देहरादून आ गया था। तो गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज में के शर्मा साहब थिएटर भी करते थे और बहुत अच्छे रंगकर्मी थे। अभी उनकी डेथ हुई थी करीब 20 साल पहले।
तो उन्होंने हमें स्काउटिंग के किसी कार्यक्रम में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, उसमें हमें एक नाटक करवाया था नारी शिल्प इंटर कॉलेज में। तो वो मेरी दूसरी एंट्री थी। उसके बाद शशिकांत झंकार साहब और देहरादून में होने वाले नाटकों को मैं बहुत ही उससे देखता था, जब जब मौका मिलता था, बड़ी ललचाई दृष्टि से। और जो छोटे-मोटे पेपर हुआ करते थे 4 पेज के न्यूज़पेपर, तो उन्हें मैं उनकी कटिंग संभाल करता था। मतलब फलाने-फलाने भाव प्रवण मुद्रा में, हालाँकि वो बड़ी नाटकीय मुद्रा होती थी, लेकिन मैं बड़े सहेज के रखता था और इच्छा होती थी कि काश हम भी कभी रंगमंच में आ पाएँगे। या फ़िल्मों की बात तो ख़ैर सपना थी। फ़िल्में तो हमें एक सपने की तरह लगती थी, बड़े सुहाने सपने की तरह। तो फ़िल्मों का और ये नाटकों का जो ये प्रभाव था, उसने मुझे नाटकों की तरफ प्रवृत्त किया। और जब मैं लगभग अपना स्कूलिंग पूरी कर रहा था और ग्रेजुएशन के लिए मैं देहरादून में था, तो तब मैंने जागृति संस्था जॉइन की और उसके बाद वातायन और कला मंच 3 संस्थाओं में मैं रहा। और उसके बाद ये समझिए कि 81 में मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हुआ था और 84 तक मैंने एनएसडी किया। और एनएसडी के दौरान पहले भी मैं कई नाटकों का अनुभव ले चुका था, अच्छे निर्देशकों के साथ। और कुछ बाहर से आने वाले देहरादून में जो नाटक होते थे, उनको भी देखने का मौका मिला, जिनमें से घासीराम कोतवाल जैसा नाटक, जो कि राजेंद्र नाथ जी का डायरेक्ट किया हुआ था, और कुछ और अच्छे नाटक भी देखने को मिले, अभी तो नाम याद नहीं है। हाँ, मैं वही हूँ नाम का नाटक, जिसपे फ़िल्म भी बनी थी। तो ये 2-4 नाटक, या तुगलक भी देखने का मौका मिला। तो ये सब कुछ देखने के बाद एनएसडी के लिए हमने बहुत भयंकर तैयारी करी और जितनी भी हमारी क्षमताएँ थी सारी लगा दी। और उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा जॉब भी, उसका लगभग सिलेक्शन मेरा प्रोसीजर पूरा होने वाला था, वो मैंने छोड़ दिया था, ज़िला सूचना अधिकारी का। तो मुझे एनएसडी में जाना ज़्यादा प्रेफ़रेबल और बेहतर लगा। तो मैं सन 81 में एनएसडी पहुँचा और 3 साल के बाद वहाँ से निकला। और वहाँ तो आपको ट्रेनिंग प्रोसेस मालूम ही है, बहुत अच्छे नाटक होते हैं, बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, आपको हर चीज़ सीखनी होती है, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल और एक्टिंग की थ्योरीज़ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब बहुत आवश्यक होती हैं। जी। तो ये हाँ, तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं। और बहुत हमें 7-8 साल विदेशी निर्देशकों के साथ भी काम करने का मौका मिला 3 वर्षों में। तो वो हमारे लिए एक एडिशनल मतलब ट्रेनिंग थी। तो 81 से 84 तक जब आप मंडी हाउस में एनएसडी में रहे होंगे सब, तो जोशी जी के दर्शन रोज होते होंगे आपको, वहीं पर बगल में सीसीआरटी भी था तब? मैंने भी 81 में ज्वाइन किया था सीसीआरटी। और 84 में मेरे को फर्स्ट प्रमोशन मिला था एज डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट। मैं तो अकाउंटेंट था और लिखने पढ़ने में रुचि थी, तो एनएसजी में देखता तो था लेकिन समझ नहीं पाता था। लगता था यार ये क्या फनी, पेड़ के नीचे बैठ के ये नाटक डायलॉग बोट में बोले जा रहे हैं। और शिवदास घोड़के जी वगैरह वगैरह तो शायद, और ये नीलिमा अजीम जी थी और वगैरह कई सारे। कथक केंद्र जो था वो बिल्कुल मेरे साथ वाले कमरे जो महाराज कथक केंद्र था, क्योंकि आपके स्टाफ आपसे परिचय नहीं, आपसे नमस्कार जरूर हुई होगी मेरी, क्योंकि आपके जो यंगर लोग थे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। या उस वक्त आप भी यंग, मैं मतलब वैसे ही होंगे, यंग थे, तो नाम से परिचित नहीं, लेकिन मेरी नमस्कार जरूर होती थी आपके स्टाफ वालों से। अच्छा, स्टाफ वालों से होती होगी। जी। वही अभी आपने 81 कहा तो मुझे एकदम से याद आया कि 81 में तो मैं भी गया था सीसीआरटी में। तो और तो मेन पोर्च में था एनएसडी साइड। 83-84 में मैं एनएसडी की यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, तो कुछ आपने वहां हंगामे भी देखे होंगे जो मैंने लीड किए थे और काफी बड़े लेवल पे मूवमेंट्स भी किए थे। और बहुत सारी हमारी डिमांड्स थी जो लगभग सारी मान ली गई थी। मतलब मेरे साथ पूरा टीचिंग स्टाफ साथ था, क्योंकि मेरा इंप्रेशन ऐसा था कि मैं जो भी करता हूँ वो सिंसियरली करता हूँ और स्कूल के हित में करता हूँ। यहाँ तक हुआ कि एक बार हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट को शुरू में ही उसको रस्टिकेट नहीं, उसको सस्पेंड किया गया। तो मैंने कहा कि हम इनडिसिप्लिन करने वाले या दिखाने वाले स्टूडेंट को, चाहे वो हमारा बैचमेट क्यों ना हो, हम उसका बिल्कुल पक्ष नहीं लेंगे, उसके विरुद्ध हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, कुछ याद आ गई जो आपने बात बताई सीसीआरटी की। आपके टाइम अलका जी साहब थे शायद?
नहीं, अलका जी डायरेक्टर साहब, हाँ अलका जी साहब का, हाँ ना, वो तो छोड़ चुके थे। अलका जी साहब के बाद 3 साल बीवी कारण साहब रहे थे, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया तो बीवी कारण जी छुट्टी पे चले गए थे और बीएम शाह साहब ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर थे, जो लगभग कुछ महीनों के बाद में फिर रेगुलर डायरेक्टर रहे 2 साल के लिए, और उसके बाद वो प्रोफेसर है। उन्होंने करना उचित नहीं समझा, कुमाऊं के ही थे, नैनीताल अल्मोड़ा के प्रोफेसर बीएम शाह साहब, तो तब हमारे गुरु रहे हैं वो। और एक चीज मैं पूछना चाहता था कि अलका जी जी सर। साहब जो थे, जो एनएसजी में नए लड़के सेलेक्ट होते थे, जैसे आप कभी 81 में हुए होंगे, उनको बुलाते थे अपने पास, और क्योंकि बहुत लगाव था उनका एनएसजी से। और एक दिन एक मीटिंग मैंने अटेंड की थी जिसमें वो नए जो लड़के आए थे एनएसजी के, उनको समझा रहे थे और हर एक से पूछ रहे कि तुमने क्या तैयारी की, और अच्छा। अपने साथ बड़ी उन्होंने एक वैन मंगाई शाम को, अपने साथ लेके गए सारे जितने स्टूडेंट थे, उनको लोधी खान मार्केट लेके गए, और खान मार्केट में खूब सारी किताबें खरीदी और कहा कि पढ़ो। और वो स्टूडेंट से चाहते थे कि न सिर्फ थिएटर बल्कि पोएट्री पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ो, क्योंकि थिएटर वाले को का फोकस जो है वो बहुत विस्तृत होना चाहिए। जी जी जी। मैं ये सोचता हूँ तो कि ये वो आप हमने अलका जी साहब की टीचिंग को तो मिस किया, लेकिन उसके बाद 3 साल बीवी कारण साहब भी रहे, इनसे हमारी मुलाकातें होती रही। अलका जी साहब से भी हम 2-3 बार मिलने का अवसर मिला, तो हम सौभाग्यशाली हैं। अब तो दोनों ही हस्तियां नहीं हैं, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड थिएटर की या इंडिया के तो थिएटर नंबर 1 रहे हैं। तो की तो स्मृति ही अपने आप में इतनी प्रेरक है कि बड़ा गर्व हो रहा है। तो मैंने देखा है, उनसे मिला हूं, उनसे बातचीत हुई है, तो ये कहते हुए मैं गौरवान्वित हो रहा हूं, और मेरे ये उपलब्धि मैं उससे मानता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों को एक मंच पर ला करके आज हमने भी कुछ अनुभव सुने, जिन लोगों के नाम सुने थे फिर से एक बार रिपीट हुए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो डोभाल सर, उसके बाद आप एनएसडी गए, और एनएसडी करने के बाद फिर बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी थी आपके सामने, जो मैं जितना मुझे समझ में आता है, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक के और टिहरी तक के, उत्तरकाशी तक के सारे रास्ते आपके पास थे, लेकिन आपने मुंबई और बाकी जगहों के रास्तों के बजाय उत्तराखंड का ही रास्ता क्यों चुना सर? अब वो देखिए, मैं जब एनएसडी नहीं आया था और एनएसडी के लिए हम सोच रहे थे कि हम क्या जा सकेंगे या नहीं, या हम इस योग्य हैं या नहीं, क्योंकि बंसी कौल साहब जो आजकल काफी बीमार हैं, उन्हें ब्रेन कैंसर हो गया है, शायद भोपाल में ही है वो। तो वो पहली बार 1976 में आए थे, तो उन्होंने का एक लघु उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, वो 76 में करवाया था संगीत नाटक अकादमी यूपी की ओर से। उन्होंने उनको भेजा था लखनऊ वालों ने, और तब ये नाटक हुआ था, तो लगभग 1.5 महीना हमारा काम चला था। तो मैंने उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, चन्ना नाम का एक उसमें लड़का होता है, यंग लड़का, जो बाद में मर जाता है, उसका रोल मैंने किया था। और इस तरह से बहुत सारे नाटक, वहाँ एक गोल्डन पीरियड था वो 80s वाला, लेट 70s और अर्ली 80s वाला पीरियड। तो तब बंसी कौल साहब से उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एनएसडी जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर, मैं तो आर्मी में जाना चाहता हूँ, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एक बड़े भैया मौसी के बेटे भी कर्नल हुए थे बहुत जल्दी, छोटी उम्र में ही। तो वो मेरी इच्छा थी, लेकिन जहाँ जाना था अंततः वहीं पहुंचे हम। और जो आपने कहा कि मैं लौटा कैसे ये उल्टे बांस बरेली को, तो उसका कारण ये था कि प्रसन्ना जी एक बहुत बड़ी हस्ती है थिएटर की, अभी तो जीवित हैं और एक्टिव हैं, कर्नाटक में हैं। तो वो अब गांधीवादी विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित है। पहले तो वो प्रसन्ना जी, तो पहले तो प्रसन्ना जी जो शायद पहले आईआईटी से वो पढ़ के एनएसडी में आए थे, इमरजेंसी के दिनों में वो उन्होंने, मतलब तब वो पास आउट हो गए थे इमरजेंसी के दौरान, और उन्होंने समुदाय नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसकी करीब 20-25 शहरों में ब्रांचेस थी, और उसके बाद वो 100 से ऊपर भी हो गई थी बाद में। तो मुझे उनकी बात सुन के, जब हमें सुनने को मिलता था एक लीजेंड की तरह से, तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं आके अपने क्षेत्र में, मतलब गढ़वाल कुमाऊं में, जो कि उत्तराखंड तो बना नहीं था, तो उत्तर प्रदेश ही था,
तो हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे और उन जगह जहां थिएटर नहीं हुआ है वहां काम करने की बहुत लालसा थी। हालांकि मुझे जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो मुझे हम लोग जैसा सीरियल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, मनोहर श्याम जोशी जी से मुझे किसी ने मुलाकात करवाई और जो उनके चीफ असिस्टेंट थे डायरेक्टर के, मनमोहन चड्ढा साहब, जिनको 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म के लिए, फिल्म राइटिंग के लिए, उन्होंने मुझे मिलवाया था और मेरा लगभग तय था बहुत अच्छे रोल। तो मैंने मना किया कि नहीं, मुझे एक अप्रेंटिस फेलोशिप एनएसडी की मिली है, तो मैं उत्तराखंड में जाके उन जगहों में काम करूंगा जहां मुझे जहां थिएटर बिल्कुल नहीं होता रहा, सिर्फ स्कूल कॉलेज में छोटे मोटे फंक्शन में 15 अगस्त 26 जनवरी को हो जाता है। तो वहां मैंने काम किया और मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई, मोहन उप्रेती साहब भी हमारे एसोसिएट प्रोफेसर थे, और मुझे कहा गया कि आपको सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन आप नैनीताल और देहरादून में काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो उन जगहों में काम करूंगा जहां थिएटर बिल्कुल नहीं होता है, या होता है तो बहुत प्रिलिमिनरी, उसमें स्कूल कॉलेज लेवल पे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो वो काम जब मैंने किया तो मैंने बहुत कुछ सीखा, और सीखने के साथ साथ हमने 5 जगह वर्कशॉप करी और मुझे उस टाइम 750 रुपया स्टाइपेंड मिलता था। 800 रुपये मिलता था, 50 रुपये हमारे कटते थे कुछ सिक्योरिटी वाले, तो उसी में हम लोग गुजारा करते थे और काफी अच्छे ढंग से गुजारा हो जाता था क्योंकि जरूरतें कम थी। और उस टाइम 750 रुपया बहुत कम हुआ करता था क्योंकि मेरी तो जरूरतें भी अभी तक बहुत कम हैं। तो उसमें वो जो आनंद आया काम करने का, बहुत सारे नाटक लिखवाए, बहुत सारे नए लोगों को प्रमोट किया गया क्योंकि मैंने तो नए लोगों को ही लिया, पुराने लोग तो बहुत कम मिलते थे। तो इस तरह से सबसे पहले उत्तरकाशी, फिर कोटद्वार जो बिल्कुल एक्सट्रीम में अपोजिट है गढ़वाल क्षेत्र में, उसके बाद पुरानी टीवी जो डूब चुका है, उसके बाद गोपेश्वर और श्रीनगर। तो गोपेश्वर श्रीनगर में मुझे संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ा क्योंकि अखबारों में, नेशनल पेपर्स में मेरे रिव्यूज वगैरह जब आते थे, राजेंद्र धर्माना साहब चीफ एडिटर रहे हैं दूरदर्शन न्यूज के, वो आते थे हमेशा और 2 रिव्यूज वो लिखते थे, उनके साथ कोई आते थे उनके नाम से और एक स्वयं लिखते थे जनसत्ता में, दैनिक हिंदुस्तान में, नवभारत टाइम्स में, या इस तरह के अखबारों में। तो उससे मेरी, क्योंकि पहले अखबार निकलता था दिल्ली से और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जाता था, वो लोकलाइज नहीं था जैसे आजकल अमर उजाला, जागरण, हिंदुस्तान है। तो उस वजह से मुझे बहुत पब्लिसिटी और नाम मिला। जो आज तक मैं, कम से कम जो बड़े लोग हैं, उम्र के वरिष्ठ लोग हैं, वो आज भी मुझे इसीलिए जानते हैं, वरना आज कहीं आप हल्द्वानी में काम करेगा वाला आपको पहचानेगा ही नहीं कि आप हु द हेल यू आर। तो ये सारी जो चीजें हुई, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, नए नए नाटक लिखवाए, लोगों के साथ काम किया, और ज्यादातर मेरी कोशिश थी कि हम टीचर्स को इन्वॉल्व करें। अब आप कहें कि टीचर्स शो में ये वाला पॉइंट बड़े आसानी से आ गया है, वो ये कि टीचर्स को क्यों मैं प्रेफर करता था। उसका कारण ये था कि एक तो टीचर जहां भी जाते हैं उनमें एक अनुशासन, आत्म अनुशासन होता है, अनुशासन मेंटेन भी करते हैं वो। दूसरी बात, जो कुछ वो सीखते हैं वो आने वाले वक्त जब तक रिटायर हो या ट्रांसफर ना हो उनका, तब तक वो अपने स्टूडेंट्स को काम कराते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने टीचर्स को लेना प्रेफर किया, और हमारे मोर देन 33% या 35% टीचर्स ही होते थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के डिग्री कॉलेज के हों या प्राइमरी के हों या माध्यमिक के हों। तो टीचर्स हमारे यहाँ होते थे, और टीचर्स हमारी मतलब बैकबोन थे शैलनट ग्रुप की। तो शैलनट, इन 5 जगहों में शैलनट संस्था की स्थापना साथ साथ हुई। फिर 15 साल के गैप के बाद देहरादून, और डॉक्टर DN भट्ट साहब ने कहा कि कुमाऊं में होना ही चाहिए, तो उनके आग्रह से हमने 2-3 जगह, हल्द्वानी में, रामनगर में और रुद्रपुर में यहाँ बनाई शाखाएं। और उसके अलावा देहरादून में हम पहले बना चुके थे 2000 में, उत्तराखंड बनने से पहले। 2001 में हल्द्वानी, 2002 में रामनगर, और 2007 के आसपास या थोड़ा उससे पहले रुद्रपुर में। ये सब डॉक्टर DN भट्ट के प्रयास ही थे, और उन्होंने ही मुझे एक तरह से खींचा वहां कि भाई यहाँ कुमाऊं में आपका कुछ काम नहीं है, किया है तो यहाँ पे भी आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर DN भट्ट का आज भी आभारी हूँ, और आज भी वो इस तरह के काम करते हैं जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म के होते हैं, और उनका विरोध भी बहुत होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे भी कई बार मदद रहे हैं, लेकिन काम के लेवल पे हम लोग एक साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे जब तक हम थिएटर में या एक्टिव रहेंगे या जीवित रहेंगे। तो ये मैंने संकल्प
चीजें बताई हैं। हाँ, उसके बाद में 86 से मैंने सीरियल्स में और कुछ फिल्मों में काम करना शुरू किया, वो हम बाद में बात करेंगे। जी, बहुत बढ़िया सर। और आपने जो बात कही मैं उससे 100% सहमत हूँ। और मैं जिन चंद लोगों को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण गुरु की भूमिका में देखता हूँ, उसमें से आप भी सबसे ऊपर हैं। आप हैं, आदरणीय जोशी जी हैं, एक और लोग हैं जिन्होंने मतलब मुझे बहुत सिखाया। और आपके तो व्यक्तित्व ने मुझे इतना सिखाया सर कि मैं कह नहीं सकता। आपसे मिलने से पहले मैं जो था, आपसे मिलने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया। तो मेरे जैसे हजारों शिक्षकों को आपने छात्र के रूप में सिखाया, पढ़ाया, तो इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे जब तक हम इस धरती पर हैं। नहीं, आभारी किसी को नहीं होना है, ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया। और अभी आपको ये कर्तव्य पूरा करना है कि अपने पीछे अपने शिष्यों को और अपने जूनियर्स को छोड़ के जाएं जो उसी निष्ठा के साथ और उस समर्पण के साथ काम करें। ये मेरा आपसे भी निवेदन है, और आप जैसे बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी थे या दूसरे अन्य साथी जो अलग अलग करियर में काम कर रहे हैं। जी, और ये जो आप कह रहे हैं सर, जो निर्देश आपका, ये सो उसी की कड़ी है कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वरना इस काल में सब लोग दूसरे तरीके से अपने अपने घरों में बिजी हैं, लेकिन हम रोज इस शो को लेके आते हैं, पूरी एक रिसर्च, पूरी तैयारी के साथ पूरी टीम हमारी इसमें लगे रहती है सर। और आप जैसे विद्वान लोग समय देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो और पूरे देश के शिक्षक इस शो को देख रहे हैं सर, केवल उत्तराखंड के ही नहीं। और लगभग 15 से 20 से 25 राज्यों के शिक्षक तो पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं इसमें। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप मुंबई तो नहीं गए सर, आंशिक रूप से कभी गए कभी आए। आप चाहते तो मुंबई में स्थायी रूप से बस सकते थे, आपको बहुत बड़ी फिल्म भी। आज तक इसका मैं जवाब आपको आपके प्रश्न को पूरा होने से पहले ही देना चाहूंगा। वो ये कि मुंबई में मैं अब तक नहीं गया हूँ। मुझे कुछ ऑफर्स थे जब मैंने अंबेडकर फिल्म में काम किया था, जिसको 2 नेशनल अवार्ड मिले थे। डॉक्टर जब्बार पटेल ने मुझे 1 साल के बाद बोला कि श्री जी आप ना आ जाओ, मुंबई आ जाओ, मैं 4-5 अच्छे डायरेक्टर्स से मिलवाऊंगा जो जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, सर मैं बॉम्बे आ नहीं सकता हूँ, आप मुझे काम के लिए बताइए, छोटा बड़ा रोल कैसा भी होगा तो मैं कुछ दिन निकाल सकता हूँ, लेकिन वहाँ संघर्ष करने के लिए आऊं या आप मुझे मिलवाएं फिर 6 महीना इंतजार करूं, वो मैं नहीं करूंगा। भले यहाँ मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं चल रहा था। उसके अलावा मैं उत्तराखंड के अलावा कई प्रदेशों में मैं गया हूँ, कई भाषाओं में काम किया, तो वो एक अलग मामला था। लेकिन बॉम्बे जाके वहां पे संघर्ष करना और लोगों के प्रोड्यूसर के पास जाके ऑडिशन देना, वो मुझे कतई पसंद नहीं था। मैंने वैसे 7-8 फिल्मों में और करीब 20 सीरियल्स में काम किया है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे जैसे रंगकर्मी के लिए काफी है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि रंगकर्मी लोग एक तो काम में ठीक ठाक ही होते हैं, मतलब नौसिखियों से तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और अपने काम को काफी करके तैयार करते हैं। और दूसरी बात, वो पैसा ज्यादा नहीं मांगते हैं, जैसे कि फिल्मों में आने वाले थोड़े नॉन फेसेस, चाहे वो NSDN ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा प्रेफर किया जाता। तो सबसे पहले जो मुझे चांस मिला वो एक आसमा कैसे कैसे नाम के सीरियल में था, और उसके बाद जो फीचर फिल्म में जो मुझे काम मिला वो प्रकाश झा साहब की एक फिल्म थी परिणति, जिसमें बहुत अच्छे हमारे NSD के ही सीनियर एक्टर्स थे। आपने उनको देखा होगा, बालिका वधू में दादी का जो रोल करती थी सुरेखा सीकरी जी, तो वो उसमें माता का रोल करती हैं। और मैंने एक डाकुओं के सरदार की भूमिका की थी, जो मुझे प्रकाश झा जी ने विशेष रूप से कहा था करने के लिए। और पूरी फिल्म हिंदी में थी, लेकिन मैंने उसमें राजस्थानी बोली है उसकी क्रूरता को दिखाने के लिए और एक कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, जबकि वो पहले एग्री नहीं कर रहे थे प्रकाश झा साहब। वो कह रहे थे कि यार तुम समझ नहीं रहे हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं हिंदी में बोल रहे हैं, तुम राजस्थानी में क्यों बोलोगे। तो मैंने उनको बताया देखिए, इस कैरेक्टर को कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हम अगर राजस्थानी देंगे तो ये बड़ा क्रूर सा, थोड़ा सा रस्टिक किस्म का लगेगा। लेकिन बाद में जब पता लगता है कि जिस लड़के को मारा जाता है उसका अपना पिता ही, माता पिता जो है अपने बच्चे का कत्ल कर देते हैं पैसे के लोभ में, तो ये कहानी थी उसकी। तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम हुआ। MS पत्तू साहब जैसे लोग भी थे जो जिनके साथ मुझे एक सीरियल करने को मिला, अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास, और मैंने उसमें 15 में से 14 एपिसोड किए थे। मतलब एक एपिसोड में, पहले एपिसोड में नहीं था, मैंने राजा जानश्रुति का रोल किया। अद्भुत उपन्यास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बहुत बड़े साहित्यकार थे और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के वाहक थे।
तो इस सर तरह से आपने तो मतलब प्रकाश झा जी जो डायरेक्टर थे उनको भी डायरेक्ट कर दिया एक तरह से। नहीं, डायरेक्ट नहीं, मतलब मेरी एक जिद थी। मुझे एक बार एक मौका मिला, बैंडिट क्वीन में काम करने की संभावना थी, जो बाद में तिग्मांशु धूलिया जी को मिला था। तो मैंने ये समझिए कि शेखर कपूर जी के साथ असिस्ट करने का मैंने तय कर लिया था कि किसी को नहीं करना है। तो हमारी मैडम प्रोफेसर अनुराधा कपूर जी थी, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम फिल्मों में असिस्ट करोगे क्योंकि अच्छी फिल्म है। मैंने कहा मैडम यहाँ तो कोई अच्छे डायरेक्टर है नहीं, दिल्ली में मैंने एक्टिंग करते हुए देखा है कुछ लोगों के साथ, तो मैंने ये तय किया है कि मैं किसी को भी असिस्ट नहीं करूंगा। तो वो बहुत नाराज हुई, मुझे चिल्लाई मेरे पे। तो मैंने कहा मैडम दरअसल दिल्ली में रहते हुए अच्छे डायरेक्टर मिलते नहीं है। तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि शेखर कपूर के लिए मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ। 2-4 दिन के बाद पता कि तिग्मांशु धूलिया को वो ऑफर दिया गया, और तिग्मांशु धूलिया तो बहुत अच्छे ढंग से, हालांकि वो मेहनती हैं, योग्य हैं, टैलेंटेड हैं, उन्होंने 12 फिल्में अब तक बना ली। तो ये किस्मत की भी बात है और अपनी लाइफ की अप्रोच की बात भी है। मैंने तय किया कि मैं नहीं करूंगा असिस्ट, किसी को तो नहीं करूंगा। अब वो शेखर कपूर का नाम लेती तो अच्छा हुआ, उन्होंने नाम नहीं लिया, तो मैं तब भी मना करता कि मुझे करना ही नहीं है। तो ये मेरा एक जिद्दीपन था, हठी होना, जो शायद कुछ पॉजिटिव भी था और कई चीजों में नेगेटिव भी रहा है, जिसने मुझे बहुत सारे नुकसान भी पहुंचा है फिल्म के करियर में और थिएटर में भी थोड़ा बहुत। जी, ये बड़ी रोचक यात्रा आपके रही सर। उसके बाद फिर आज गांधी जयंती भी है, हमने आपको देखा कि आप 3 टेलीविजन सीरियल्स में गांधी जी का रोल किया, और आज गांधी जी को याद करते हुए हम उनको नमन करते हैं। और आपने वो बहुत कमाल उस उम्र में सर, वो मैं तो मानता हूँ कि जैसे उनकी एक फिल्म थी अनुपम खेर साहब की, जिसमें सारांश आपको ध्यान होगा, सारांश, जी 25 साल की उम्र में उन्होंने 60 साल के बूढ़े का कैरेक्टर किया था। तो आपने जब गांधी जी का कैरेक्टर किया तब आपकी उम्र क्या थी सर? मतलब ये समझिए कि आज से 97 की बात है, तो 33 इयर्स हो चुके हैं। 97, 98 में मैंने 2-3 सीरियल्स में किया था। उसके बाद मुझे जापान से भी एक फिल्म का ऑफर मिला था, जो मेरे पास न तो पासपोर्ट तैयार था, ना सारी चीजें थी, और मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया। फिर तो लाइन से बहुत सारे लगे होते हैं ना जब बाहर विदेश से कोई बुलावा आता है। तो मुझे गाने में आ गया कि मैं 2-3 सीरियल में कर चुका था, तो जापान भी हुआ था, तो मुझे कुछ 2-4 लाख मिल जाते उस टाइम, और मेरे जैसे गरीब आदमी के पास तो मैं तो धन कुबेर बन जाता उतने पैसे में। तो खैर वो भी नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है। अभी भी मतलब मुझे लगता है कि संभावनाएं हमेशा रहेंगी जब तक हम जीवित हैं और जब तक हम काम करना निष्ठा से काम करते रहेंगे। तो तब आपकी उम्र क्या थी सर जब आपने गांधी जी का कैरेक्टर किया? गांधी जी का कैरेक्टर किया तो मैं मतलब आई वाज इन 30s आई थिंक। अच्छा, तो आपने 23 साल की उम्र में 70-75 साल के एक लीजेंड इंसान का कैरेक्टर किया, उसको जिया पर्दे पर, और बहुत खूबसूरत। हाँ, करीब 35-36 तो मैं रहा ही होऊंगा करीब। जी, बहुत खूबसूरती से जिया है सर। हम गांधी जी को याद करते हैं और उसकी एक झलक देखते हैं, कोई 5-10 मिनट का हमने उसका जो पोर्शन मेन में है निकाले हैं, फिर आपको भी बहुत सारी यादें फ्लैशबैक में ले जाएंगी वो झलकियां, और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं दर्शकों को दिखाता हूँ गांधी जी के जो विभिन्न सीरियल थे, 3 सीरियल, उनमें से हमने कुछ पीसेज निकाले हैं सर के, जो हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। तो आप सब भी बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी राय इस पर कमेंट के रूप में लिखिएगा। देखो भाई, एक मच्छर या एक चूहे को जीने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है या तुम्हें है। लेकिन मानव जीवन अगर खतरे में है तो कुछ तो करना ही चाहिए। हमें करना ये चाहिए कि हम अच्छी तरह से सफाई रखें ताकि मच्छर फैले ही नहीं, मलेरिया ना हो, और चूहे घरों में ना आए तो प्लेग भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेग फैल ही गया है तो कुछ तो हमें करना ही होगा। बापू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अहिंसा का मतलब यही है ना, दूसरों को दुख न देना? हाँ बिल्कुल ठीक। आप हंसते हंसते हमारा गाल चुटकी में पकड़ लेते हैं, इसका मतलब अहिंसा है या हिंसा? हाँ बापू बताओ। शैतान कहीं के। ना तो तू ही एक कौड़ी कमाती है, ना मैं, और ना तेरे पिता की तरह मेरे पिता यहाँ बैठे हैं कमाकर मुझे खर्च के लिए पैसे दे देने के लिए। मैं तो गरीब आदमी ठहरा।
इस तरह पुराने कपड़े को फेंक देना मुझे अच्छा नहीं लगता। ला, वो मुझे दे, मैं इसमें खुद ठेगली लगा लूंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। बापू, हाँ, बोलो। एक जोड़ा जूता चाहिए। दिन में मुझे जूते की जरूरत नहीं, लेकिन रात को या बरसात में काम के समय पहन लिया करो तो किसी तरह ये किसी का फटा पुराना फालतू जूता हो तो वो भी दे दीजिए। अगर मैं तुम्हारे लिए नया जूता बनवा दूं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, लेकिन मैं नए जमाने के स्लीपर या चप्पल पसंद नहीं करता। मुझे तो बस वही पुराने ढंग का ओखाई जूता चाहिए। ठीक है, हम वैसा ही जूता बनवा देंगे। बिना ओखाई जूता देखे मोची कैसे बना लेगा? उसके लिए तो मुझे नलवाड़ी जाना पड़ेगा, और नलवाड़ी में जा सकता नहीं क्योंकि उसके लिए मुझे एक दिन का काम छोड़ना पड़ेगा, और एक दिन का काम मैं छोड़ सकता नहीं, और उसके बिना काम बनेगा भी नहीं। देखो, तुम्हें मोची को बुलाने की जरूरत नहीं और अपना काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। लाओ, वो कार्डबोर्ड का टुकड़ा लाओ, मैं उससे ओखाई जूते का एक नमूना बना देता हूँ। उसे देखकर मोची नया जूता बना देगा। क्यों? ठीक है। उधर हिंदुस्तान की जनता ने सरकार पर हथियार तान रखे हैं। मैं क्या इधर सम्राट का निमंत्रण स्वीकार करता रहूं? परंतु मैं ब्रिटिशर्स का अतिथि हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आया होता तो सम्राट का निमंत्रण ठुकरा सकता था, परंतु आज तो मैं उनके अतिथि के रूप में हूं। मुझे जाना चाहिए। Hello, Mr. Gandhi. How do you do? Fine, thank you. I'm afraid you have to change your dress. नहीं, मैं अपनी पोशाक नहीं बदलूंगा। मैं अपने नित्य की पोशाक में ही जाऊंगा। अगर इसमें कोई हर्ज ना हो तो बताएं। All right, as you like. तुमने मुझे बुलाया ना, तो बोलो, डरो मत। आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना? मैं अपनी माँ से कहूँ क्या? वे आपके लिए कुर्ता सिल देगी। मैं दरअसल अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। तब और कितने चाहिए? माँ सबके लिए सिल देगी। बेटा, मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं। अगर उनके लिए कुर्ते सी जाएंगे तो तभी मैं कुर्ता पहनूंगा। तुम्हारी माँ सिल देंगी 40 करोड़ कुर्ते? कानून तो सबके लिए बराबर है ना। बापू कुर्सी लाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। और सजा तो पूरी भुगतनी चाहिए ना, उसी में आनंद है। ये जो रेलगाड़ी जा रही है, इसकी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? ये साबरमती स्टेशन से निर्धारित समय पर चलती है। अगर कोई समय पर स्टेशन ना पहुंच पाए तो गाड़ी छूट जाती है। अगर किसी के देरी से पहुंचने पर गाड़ी छूट जाए तो क्या गाड़ी ने उस मुसाफिर पर हिंसा की? अब इसे आप गाड़ी द्वारा मुसाफिर पर की गई हिंसा कहेंगे या कुछ और? हिंसा और अहिंसा के तत्वों को इस तरह से न समझा जाए तो इस तरह की बहुत सारी बातें मन में उठ सकती, जो भ्रम पैदा करती। एक आश्रम में सभी लोग मिलकर कुछ नियम बनाते, और वो नियम किसी एक व्यक्ति के हित साधन के लिए नहीं होते हैं।
बल्कि सभी वासियों के लिए होते हैं और उसका उन्हें पालन भी करना होता है। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो ये आश्रम के प्रति और उसके वासियों के प्रति हिंसा होगी ना। बस मुझे यही कहना है कि किसी भी आश्रम में अगर उसके नियमों का पालन किया जाए, अनुशासन से रहा जाए, तो ये अहिंसा पूर्वक आश्रम में रहना होगा। अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज आश्रम में रहने की। मैं प्यारेलाल से मिलना चाहता हूँ। आपसे किसने कहा कि प्यारेलाल इसी जेल में है? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि वो इसी जेल में है। मैं उनसे मिले बिना कैसे जी सकता हूँ? जेल है। जेल का अनुशासन मैं भंग नहीं होने दूंगा। अच्छा, मेरी जेल में ऐसी बातें हों, इससे पहले मैं इस्तीफा देकर जेल से चला जाना पसंद करूंगा। आपका जज भी चाहे आप प्यारेलाल जी को बुला सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ प्यारेलाल जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। उनसे 8-10 दिन में एक बार मुलाकात हो जाए, बस यही काफी है। मैं बहुत अनुशासन प्रिय हूँ। मैं आपके जेल के अनुशासन को भंग नहीं करना चाहता। और छगन भाई, कैसे आना हुआ? दिखाई दीजिए। तो मच्छर के कम नहीं होता नहीं, कमी तो है वो। तो मैं सवेरे छगन भाई ने मुझे बताया कि आश्रम के स्टोर में कुछ गड़बड़ है। ये बात इतने दिनों तक मुझसे छुपाए रखी गई, इस बात का मुझे बहुत दुख है। ये आश्रम एक मंदिर है जिसे हम सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। अगर इस प्रकार की गड़बड़ आश्रम में होती है तो ये तो उद्योग आश्रम बन जाएगा। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेक मनंतरम स्वबहिर्ब्रह्म सत्यम। ओ सरोजनी देवी, कहिए कैसे आना हुआ? आपको सबके सामने उनके विषय में ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, आपकी वो पत्नी है, मगर हमारे लिए तो माता समान है। और फिर उनके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। सरोजनी देवी, ये दुख की बात नहीं है, बल्कि बड़ी खुशी की बात है। आज भगवान ने मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अगर मैं अपने नजदीकी रिश्तेदार के दोष को सबसे नहीं बताता तो कल आश्रम में बात फैल जाती और भ्रष्टाचार धीरे धीरे सभी के जीवन को खा जाता। आप मुझे अपने यहां नौकर रख लीजिए। हम तुम्हें आश्रम में
एक कुटुंबी की तरह रखेंगे, नौकर की तरह नहीं। हम अपने यहां किसी को नौकर नहीं रखते। तुम्हें दूसरी जगह जितना मिलता था हम उससे ज्यादा ही देंगे, और खाना अलग से। लेकिन एक शर्त है कि तुम एक कुटुंबी की तरह काम करोगे। बापू, आप जो चाहें मुझे सजा दें, मेरी तो आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं तो सोचता था कहीं दूर चला जाऊं, फिर मैं अपना मनहूस चेहरा आपको ना दिखाऊं। आपने मुझे इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, अपने परिवार का अंग समझा, पर मैं आपके स्नेह का काबिल न निकला। मैं तो तुम्हें कुछ भी सजा नहीं दे सकता, और ना ही यहां से निकाल सकता हूं। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो उसे मांग लेना, बस चोरी मत करना। यहां जो कुछ भी है वो सब जनता की संपत्ति है। हम सब तो ट्रस्टी हैं। तो ये कुछ झलकियां थी जो आपके उन तमाम सीरियल्स में अभिनय के दौरान आपने निभाए थे, हम देख रहे हैं, देख पाए। तो मैं पहले जोशी जी और बबुनी से कुछ कमेंट लेना चाहूंगा कि कैसा उनको महसूस हुआ, फिर आपके पास आता हूँ सर। जी, मैं तो एक प्रकार से बहुत कहने की स्थिति में था नहीं। मैं बहुत देख रहा था, और शिरीष भाई को देख करके ऐसा लग रहा था कि गांधी जी साक्षात हैं। और वास्तव में अभी अगर शिरीष भाई अभी जो बैठे हुए हैं, तो गांधी जी की जो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान की जो तस्वीरें और क्लिपिंग अवेलेबल हैं, उनको देख लेंगे तो शिरीष भाई बिल्कुल गांधी जी जैसे दिखते हैं, जो 800 से जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे। तो उसके लिए शिरीष भाई को मेकअप करने की जरूरत है नहीं। और बाकी बहुत अद्भुत शिरीष भाई, नमन है आपको, नमस्कार आपको भी। आपने गांधी को एक प्रकार से जीवंत कर दिया। जी जोशी सर। बेन किंग्सले जी ने, मुझे लगता है कि आपकी इन छवियों को देखा होगा। हालांकि रिचर्ड एटनबरो, बेन किंग्सले, रोबी अटंगड़ी सब बड़े बड़े नाम थे, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जो सबने अभी देखी। हम ये कहते हैं कि अभिनय में मुख्यतः 8 रस और बाद में शांत रस को जोड़ के 9 रस। तो यदि हम कहें कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी, इन तीनों के संगमों से रस की उत्पत्ति होती है, तो आपके अभिनय में करुणा रस की अधिकता थी, क्योंकि जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं वो करुणा से भरा हुआ है। वो हास्य का नहीं है, वो रौद्र का नहीं है, वो विभत्स नहीं है। वो जो आपके पास सेवक आता है जो कहता है कि मैंने चोरी की, और आप उसको भी बड़ी करुणा में से देखते हैं, कोई विभत्स उसमें नहीं है, कोई भयानक दृश्य उसमें नहीं है। क्या विचार हैं आपके इस बारे में? हाँ, वो जो करुणा की बात जोशी सर आप कर रहे हैं, वो तो उनका, गांधी जी का अपना स्वभाव था ही। वो तो स्वयं बहुत ही करुणामय थे, और जो उनकी पूरी की पूरी विचारधारा है वो उसी करुणा पे आधारित है। करुणा यानी कि सबको बराबर समझना, सबके लिए बराबर, कंपैशन जिसे कहते हैं ना, मतलब करुणा का ये शब्द कह लें आप, तो वो कंपैशन उनका सभी के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए था। मानव के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी था। तो ये गांधी जी का अपना चरित्र था। तो अगर कोई अभिनेता उनके उस चरित्र को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा, तो जाहिर है उसे वो वाले भाव, और जब वो भाव आएंगे तो वो मतलब अभिनेता नहीं, या मेरे या बेन किंग्सले साथ नहीं है, वो तो गांधी जी जो थे वो प्रोड्यूस करने की जो एक कोशिश है,
जो एक विनम्र प्रयास है, वो ही मतलब वो करुणा और वो सारी चीजें ला देता है। अगर हमने गांधी जी की फीलिंग्स को 10% भी देने की कोशिश की या देने में सफल हुए, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई ना। मैं शायद हो सकता है कि मेरी इस बात से बातचीत हमारी जो हो रही है, संवाद जो हो रहा है, उसका रुख दूसरी तरफ चला जाए, लेकिन आपको लगता है कि गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे इस विश्व में? गांधी जी को मतलब गए हुए 72 साल से अधिक हो गए हैं, मतलब 73वां साल चल रहा है। 2-3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो पूरे के पूरे 73 वर्ष हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि प्रासंगिकता उनके रहने या जाने से नहीं होती है। जैसे मैं छोटे से उदाहरण आपकी अनुमति से देना चाहूंगा। प्रेमचंद 1936 में चल बसे थे, लेकिन हमने जब उनको पढ़ा 70s में, 60s में या 80s में, या आज भी जब पढ़ते हैं, तो हमें वो उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जैसे वो अभी के लेखक हों। और वो बच्चे से जो पढ़ना थोड़ा बहुत जानता है और कहानी को समझता है, उसके लिए वो तब भी उतने प्रासंगिक थे जब वो बच्चा है, और जब वो बड़ा बुजुर्ग हो जाता है, विद्वान और पढ़ा लिखा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद भी वो उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। तो जैसे प्रेमचंद की प्रासंगिकता या शेक्सपियर की प्रासंगिकता, जिनको गुजरे हुए एग्जैक्टली 404 वर्ष हो चुके हैं, 404 साल हो चुके हैं, लेकिन शेक्सपियर हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं। भले उनकी शैली, उनके नाटकों की लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, भाषा भी थी। तो इसी तरह से जितने बड़े बड़े लेखक हैं, मैं कालिदास जी का नाम लूं तो कालिदास जी को 2000 साल से अधिक वर्ष हो चुके हैं उनके पीरियड को, तो वो आज भी प्रासंगिक हैं अपने ढंग से। तो गांधी जी जो हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। आपका एक ये प्रश्न, मैं एक चीज और जोड़ के समझ रहा हूं इस प्रश्न को, वो ये कि क्या पॉलिटिकली प्रासंगिक हैं, क्या सामाजिक या सोशल एंगल से भी वो प्रासंगिक हैं? तो उसके लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि उनकी जो वैल्यूज हैं, जो उन्होंने हमें मतलब वैल्यूज दी थी, तो वो वैल्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जो पूरे संसार के जो अच्छे विद्वान और संवेदनशील लोग थे, अगर वो गांधी जी को महान मानते थे, और गांधी जी राष्ट्रपिता तो हमारे थे ही, पूरे विश्व ने उनको माना है, स्वीकार किया है उनकी विचारधारा को और उनके उस स्टांस को, अंदर से एक तरफ से तो बहुत ही कोमल, बहुत ही करुणामय, और दूसरी तरफ से इतने सख्त कि उन्होंने जो सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्य था, उस साम्राज्यवादी ताकत को उन्होंने हिला दिया था। और बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं ऐसे कि उनकी जो प्रासंगिकता है वो उनकी वैचारिकता में है, जो वैल्यूज उन्होंने दी हैं, उनकी वैल्यूज को अगर संक्षेप में हम कहें, लेमैन की भाषा में, एक सीधे साधे मजदूर की भाषा में भी अगर कहें, तो हम यही कहेंगे कि वो कहते थे कि सब लोग बराबर हैं, सबको प्रेम करना चाहिए। वही जो गौतम बुद्ध ने या महावीर जैन ने या बड़े बड़े संतों ने जो बात कही है, गुरु नानक देव जी ने या अन्य संतों ने भी, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, वही बात एक पॉलिटिकल काम करने वाला व्यक्ति, जो कि पॉलिटिकली भी पूरी तरह से एक्टिव था, वो आदमी इस बात को कहता है। तो उन्होंने पॉलिटिकल सीन को उस टाइम हिला दिया। आज हम कह सकते हैं कि उनकी प्रासंगिकता लोगों की वजह से धूमिल हो रही है, उनकी वैल्यूज धूमिल नहीं हो रही हैं। वैल्यूज आज भी जो अच्छे लोग, जो कर्तव्यनिष्ठ और सही काम करने वाले लोग हैं, सही विचारों वाले लोग, कर्म में मन कर्म और वचन में पूरी तरह से सत्यनिष्ठ हैं, वो आज भी गांधी जी को मानते हैं। और मैं एक चीज और भी मानता हूं, वो ये कि मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है महात्मा गांधी जी की, वो ये लगती है कि अगर हम कार्ल मार्क्स के साथ उनकी तुलना करें, मतलब कम्युनिज्म से गांधीवाद की तुलना करें, तो बहुत समानता है दोनों में। अब ये बात अगर हम किसी कम्युनिस्ट के सामने कहेंगे, हार्डकोर कम्युनिस्ट के सामने, तो वो नाराज हो जाएगा। अरे भाई, आप उसको उसकी तह में जाके समझो ना कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, एक बराबरी की बात कही थी, वही गांधी जी कहते थे। थोड़ा सा देखने का एंगल अलग था,
उसमें प्रकाश डालने की क्षमताएं अलग अलग किस्म की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों मूल रूप से एक ही थे। इस बात को मैं कहते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है, और बहुत सारे जो खुले दिमाग के लोग हैं उनको भी ऐसा महसूस होता होगा कि कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी में बहुत सारी समानताएं हैं। वो समानता की बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब आप ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, तो ट्रस्टीशिप में क्या है कि सबको बराबर अधिकार मिले, और हम लोग जो जैसे जन नेता हैं, लीडर्स हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो वो जनता के सेवक हैं और जनता ने उनको एक जिम्मेदारी दी। तो इस तरह की जो भावना है ये पूरे के पूरे उनके गांधीवादी विचारों में है, जो कि बहुत ही मॉडर्न है, और आने वाले कई सौ वर्षों, शताब्दियों तक भी वो प्रासंगिक भी रहेंगे और मॉडर्न भी रहेंगे। उनको आउटडेटेड कभी नहीं माना जा सकता है और कभी नहीं किया जा सकता है। हाँ, कुछ उनके विरोधी लोग हों तो उनको आज भी आउटडेटेड आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो मतलब मॉडर्न जो चीजें हैं, मॉडर्न अप्रोचेज हैं, वो तो अलग तरह की हो गई है ना। राजनीति की और सोसाइटी की वैल्यूज काफी बदल गई हैं। उनके बदलने से गांधी अप्रासंगिक नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब सर, आपने बहुत सही बात कही। और आपने तो गांधी जी को जिया है सर, आपने उनको 3-3 सीरियल्स में जिया, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं फेसबुक में। मैं लाइव चला भी रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप बातचीत में हमारे साथ हैं तो आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण में एक बड़ा मजेदार कमेंट प्रभात उप्रेती जी ने किया, आपके मित्र हैं पुराने। उप्रेती जी शो को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे सबसे पहले कमेंट में कि आप समर्पित हैं उत्तराखंड के रंगमंच के लिए, इसलिए आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और दूसरी टिप्पणी में वो कह रहे हैं कि गांधी जी कुछ ज्यादा जवान लग रहे हैं। अच्छा, तो गांधी जी के बारे में उनको मैं उप्रेती सर को यही कहना चाहूंगा कि साहब ऐसा है कि गांधी जी जब पैदा हुए थे तो ऐसे गंजे थोड़ी पैदा हुए थे। वो पहले छोटे बच्चे थे, उनके बाल उगे, बड़े हुए, उन्होंने भी कुछ फैशन वैशन किया होगा, खुशबूदार तेल लगाया होगा, और बाद में वो सादगी में उतर आए और बाद में गंजे भी थे। जो अभिनय मुझे तो रोज अपने शेविंग करनी पड़ती थी कि थोड़े थोड़े से बाल शेव किया। तो वो आपने जैसे कहा है कि जिया है, वो जीना जो है वो इसका प्रोसेस है, मतलब अभिनय का प्रोसेस है। और मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे महात्मा गांधी की भूमिका करने का 3-3 सीरियल में मौका मिला, और हो सकता है कि अभी तो मैं सचमुच में ही मतलब उस एज ग्रुप में आ गया हूँ, गांधी जी का रोल कर सकता हूँ जब तक। तो आगे वो लिख रहे हैं कि प्रासंगिक शब्द बौद्धिक लोगों का शब्द है, कोई कलाकार हो उसकी कला हमेशा नहीं रहती है। ये प्रासंगिक बात कह रहे हैं प्रभात उप्रेती जी भी। अच्छा, एक सवाल आया था सर, मुझे याद नहीं किस दर्शक ने पूछा था। उनका ये कहना था कि जब आपने गांधी जी का कैरेक्टर किया तो कौन सा सीन ऐसा था जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई इसको करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करके एक्टिंग करते हुए? मुझे लगता है कि मुश्किल तो खैर हमेशा ही लगता था, क्योंकि मैं हमेशा कॉन्शियस रहता था। कॉन्शियस इसलिए रहता था, और हमारी एक आदत है, या अमित जी की ट्रेनिंग है, या आदत धीरे धीरे डेवलप हुई थी कुछ अच्छे गुरु लोगों के साथ काम करने की वजह से, वो ये थी कि आपको इन्वॉल्व होना है उन डायलॉग में, नहीं कैमरा ऑन होने पे नहीं, बल्कि मूड में रहना है, रहना। तो वो मूड में लगातार रहने में हमें वो सारी की सारी चीजें, वो फीलिंग्स, वो हद तक हम उसके क्लोज जाने की कोशिश करते थे। और गलतियां होती थी, और कई के रिटेक भी कई बार हुए, तो वो मेरी गलती से भी हुए और टेक्निकल गलतियों से भी हुए। कई बार आपने बहुत अच्छा कर दिया एक्टर ने, लेकिन वो टेक्निकली गलत है तो वो दोबारा से होना ही होना है। तो वो एक फिल्म माध्यम की जरूरत है। और एक बार अन्नू कपूर जो है, रंजीत कपूर साहब के छोटे भाई, और रोशा कपूर ने भी इसमें कमेंट करती है इसी वाले सीरियल में। तो मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत हो गई सर। मुझे लग रहा है ऋषिकेश वालों के साथ ये बड़ी समस्या है जी। नहीं, समस्या ये थी कि दिक्कत आ रही है ऋषिकेश वालों, तो उसे मैंने काट दिया। हाँ, मैं अपनी बात पता नहीं क्या वो भूल भी रहा हूँ कि बात क्या थी वो, ये थोड़ा याद दिलाइए मुझे। कौन सा कैरेक्टर में रहना पड़ता है हर वक्त, टेक्निकल गलती से? जी।
हाँ, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं और प्रासंगिकता वाली बात, ये मुझे लगता है कि हमने बात कर ही ली है। और एक अभिनेता को अगर ये मौका मिलता है किसी भी तरह का, ये मैं सभी रंगकर्मी साथियों को भी कहना चाहूंगा कि वो जो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ना, वो अभिनय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका आउटर जो आपकी एक्टिविटी है और आउटवर्डली जो आप करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। इसे हम स्टैनिस्लावस्की का सिस्टम भी कहते हैं, और मेथड एक्टिंग जो कि थोड़ी सी रिफाइन होके और सामने आई है, और बहुत सारे लोगों ने वो मतलब डेवलप किए हैं इस तरह की थ्योरीज। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट वाला है ना, उस सिचुएशन में, उन फीलिंग्स में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, तो सर आपको आज के दौर में जो गांधी जी ने तो बहुत सारे कई तरह के विचार हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा विचार आपको लगता है गांधी जी का? फिर जोशी जी कुछ पूछेंगे इसके बाद। हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात मैंने अभी कही है कि सबसे महत्वपूर्ण ये लगता है कि उन्होंने जो वैल्यूज दी वो आज भी प्रासंगिक है। और सबसे बड़ी बात है इक्वलिटी की बात, जो बात कार्ल मार्क्स ने भी की है, सारे कम्युनिस्ट करते हैं इस तरह की बात। और जितने संवेदनशील लोग हैं, चाहे वो बड़े बड़े संत क्यों ना हो, भगवान बुद्ध थे, वो भी समानता की बात करते थे कि सभी जितने मानव जाति है सब लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कितने भी धनवान या निर्धन हो। तो ये जो समानता वाली बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण लगती है राजनीति में। अगर इस बात को गांधी जी हर नोट में होते हैं, हर नोट में गांधी जी की तस्वीर होती है। तो अगर हम गांधी जी के सिद्धांतों को वाकई, कुछ लोग मानते हैं, कुछ अच्छे नेता मानते हैं, लेकिन अगर सभी नेता मानने लगे तो हमारी तो हालत ही सुधर जाएगी। भारत जो है विश्व गुरु बन के दूसरों को सुधार देगा। ये बात मुझे महत्वपूर्ण लगी, उनकी इक्वालिटी और करुणा वाली बात। इतने मतलब आपको हीरो बना लेना, आपके गाल में किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल कर देना। और आप देखिए कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है अहिंसा से। अहिंसा से आज लड़ाई लड़ सकते हैं चाइना के साथ या अमेरिका या किसी भी बड़े देश के साथ, आपको हिंसा करनी ही पड़ेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो हिंसा। अब जैसे अभी हाथरस वाला केस हुआ है, तो हाथरस वाले केस में कितना हल्ला मचला है, लेकिन उसको कैसे दबाएंगे आप? करने वाले कर लेते हैं, सरकार कोशिश कर सकती है करने के लिए। ये हर सरकार में इस तरह के अपराध होते रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें ज्यादा उछलती हैं और उछाली जाती हैं। तो ये जो स्थितियां हैं। जी सर, जी आप पूरी कर लीजिए सर, जोशी सर कुछ सवाल कर रहे हैं। हाँ, मैं लगभग पूरी कर ही चुका हूँ अपनी बात। तो ये अगर हम राजनीति में इतने ईमानदार हो जाएं, क्योंकि जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, तो विपक्षी दल सीधे उन्हें विरोध करना है और अपने आप को सामने लाना है। तो मैं राजनीति में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि कई बार ये बात कही गई है कि कलाकार जो है वो राजनीति से दूर होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि when we are governed by the politicians and the political parties, political governments, हम कैसे दूर रह सकते हैं पॉलिटिक्स से? वी आर एसेंशियली पॉलिटिकल। पॉलिटिकल हमें होना ही पड़ेगा, भले हम चाहें ना चाहें, या हम पॉलिटिक्स का पी भी जानते हैं, राजनीति करना जानते हैं। वी आर पॉलिटिकल। जोशी सर कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर। मुझे लग रहा है बहुगुणा जी बड़े प्रसन्न होंगे, बहुगुणा जी बड़े प्रसन्न होंगे। किस बात से? आपने जो कहा कि हमें पॉलिटिक्स में जीना ही होगा, वो नहीं पड़ेगा। नहीं, मुझे शीर्ष जी प्रासंगिकता का ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैंने शायद इस शो में पहले भी एक दो बार उनका जिक्र किया, असगर वजाहत जी का। असगर वजाहत जी ने जो ड्रामा लिखा, वो जन्मे नहीं जिन्हें लाहौर नहीं देखा, वो उसके बाद जन्मे नहीं, वो साहित्य अकादमी के सभागार में। आवाज स्पष्ट है मेरी? जी है, बोलिए सर, बोलिए। जी बिल्कुल। मैंने साहित्य अकादमी के सभागार में असगर वजाहत जी से पूछा, उन्होंने अपने नए ड्रामा के बारे में कहा जिसका नाम उन्होंने शायद बाहुबली रखा है। अब बाहुबली सुन के बड़े बड़े लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और हमारे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय इतिहास में कई लोगों को बाहुबली कहा गया। तो उन्होंने अपने इस नए वाले उपन्यास में
ये अकबर और गोस्वामी तुलसीदास जी का संवाद उन्होंने दोहराया। वो दोनों करीब करीब समकालीन थे, गोस्वामी तुलसीदास जी और अकबर। तो अकबर ने कहा कि गोस्वामी तुम क्या सोचते हो, मेरा क्या होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जहां पर आप तो बाहुबली हैं। अब अकबर बड़े के चौड़े होते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, राइट। आप कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि आपने ये लड़ाई जीती, आपने ये लड़ाई जीती, आपका तो इतिहास में नाम अमर हो गया, आप तो बाहुबली हैं। और ये तो अकबर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि गोस्वामी वो तो ठीक है कि मैं बाहुबली बन गया, मैं तो इतिहास में अमर हो गया और मैं बाहुबली बन गया, लेकिन तुम्हारा क्या होगा गोस्वामी, तुम्हारा क्या होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े धीरे से टिपियाया, कहा कि जहां पर आप तो इतिहास में अमर हो गए, लेकिन मैं वर्तमान में रहूंगा। अब ये जो डायलॉग था ना कि मैं वर्तमान में रहूंगा, इसके बहुत गंभीर अर्थ निकले कि आप कुछ भी कह लिए, मैं वर्तमान में रहूंगा। जैसे आपने कहा कि शेक्सपियर की बात आपने की, वैसे मैं कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास भी प्रासंगिक है आज के जमाने में। यदि गांधी जी प्रासंगिक हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रासंगिक हैं। उस लिहाज से मैंने सोचा कि क्या आपको लगता है कि गांधी जी प्रासंगिक हैं? वहां से मेरे मन में शब्द में ये दिमाग में आया कि प्रासंगिकता जो है वो हम किसको लेके करते हैं, उनके विचारों को लेके करते हैं, उनके साहित्य को लेके करते हैं, उनके किस उनके कृत्यों को लेके करते हैं। तो मेरे को लगता है कि गांधी जी का जो क्रिश्चियनिटी ने हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में एक मैसेज दिया, यदि क्रिश्चियनिटी को आप पढ़ें और क्रिश्चियनिटी के बारे में सोचें, तो क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियंस ने एक मैसेज उनका है, वो है कंपैशन। वो है कंपैशन, राइट। जीसस ने जो कहा वो कंपैशन है कि प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये कितनी बड़ी बात है। वो कंपैशन जो है वो गांधी जी में दिखता है। जैसा आपने कहा ना, करुणा के प्रतिमूर्ति हैं, करुणा का रूप हैं, तो वो कंपैशन जो है ना, इसलिए मेरे को लगता है कि गांधी जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। अहिंसा रहेगी। जो मूल्य उनके हैं, वो चाहे उन्होंने महावीर से लिए या महात्मा बुद्ध से लिए या कहीं से लिए, वो शाश्वत। जी बिल्कुल सर, आपका वक्तव्य एकदम अप टू द मार्क है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि गांधी, बुद्ध, ईसा, ये सब मूलतः मतलब एक ही विचारधारा के अलग अलग वृक्ष हैं, जिन्होंने अलग अलग तरह से अपनी एक बात को कहा कि सारी मानव जाति समान है। तो सर अब हम थोड़ा सा गांधी जी को तो हमने काफी याद किया। जी बहुगुणा जी, फरमाइए। गिरीश जी से एक सवाल पूछना चाहता था। गिरीश जी से, जी से आपका आवाज नहीं मेरी? श्रीश गिरीश तो मेरे छोटे भाई का नाम है। गिरीश मेरे साथ पढ़ते थे ना, इसलिए याद आ गया ना, भूल जाता हूँ बार बार। गिरीश मेरे साथ पढ़ता था। तो श्री भाई मैं ये पूछ रहा था कि गांधी जी अहिंसा के एक प्रकार से पर्याय माने जाते हैं, है ना? और जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो उनकी शव यात्रा मिलिट्री के गन कॉलेज में ले जाई गई। जो तोप गाड़ी होती है, तोप को खींचने वाली गाड़ी होती है, उसमें ले जाई गई, जो कि अहिंसा के बिल्कुल दूसरी तरफ जाती है। अब मान लिया जाए, मेरा सवाल यह है, काल्पनिक सवाल है, और मान लिया जाए कि गांधी जी आज जन्म ले ले, पुनर्जन्म उनका हो जाए, तो गांधी जी उस घटना को क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि भाई अहिंसा के पुजारी का, अहिंसा के पर्याय का जो शव है वो मिलिट्री के या तोप गाड़ी में जाएगा, उसमें आप क्या लगता है? आप, ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन आप क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गांधी जी जीवित होते, जीवित का मतलब अगर उनकी आत्मा कहीं आसपास बोल रही होती, तो वो कहते भैया ये मुझे तो कोई बैलगाड़ी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होता है उसकी अपनी समस्याएं होती है। ऑर्गेनाइजर की समस्या ये होती है कि उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, बहुत सारे लोग शूट करेंगे, बहुत सारे लोग दूर से दर्शन करेंगे, क्योंकि गांधी जी तो उस टाइम सुपर हीरो थे, है ना? वो तो मतलब मानव, हाँ, महामानव थे। तो महामानव को देखने के लिए आपको एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसमें कि सभी उनके दर्शन, उनके शव के दर्शन या उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकें।
ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम थी, वो इस तरह की जो ये भावनात्मक प्रॉब्लम नहीं थी वो। तो गांधी जी अगर मतलब देखते तो वो कहते तो जरूर कि यार तुम्हें कुछ और नहीं मिल रहा है क्या, या तो वो को पूरी तरह से, है ना, और उसके ऊपर कुछ और साज सज्जा सी बना दो। तो वो डिजाइनर वगैरह की थोड़ी सी कमी रही होगी, या उनके पास एक सूटेबल चीज नहीं रही जो इन्होंने किया। जी, तो ये सर आपने जो जवाब दिया इससे जाहिर है कि साबित हो गया कि आपके अंदर गांधी जी की आत्मा पूरी तरह से बस चुकी है। नहीं मतलब गांधी जी कहते हैं ना कि भैया चलो जो ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं वो तो उनकी जिम्मेदारी है, मैं तो चल दिया हूँ, अब आप मुझे कहीं भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, किसी गाड़ी में बैठाओ, एम्बुलेंस में ले जाओ। जी, तो सर अभी हम वापस लौटते हैं। आप चूंकि एक रंगकर्मी हैं, अभिनेता हैं, और एक मैं तो आपको, आप शिक्षक हैं, आपने गढ़वाल विश्वविद्यालय में कई सालों तक एमए के छात्रों को थिएटर पढ़ाया, उसके अलावा एमएसडी में भी आप विजिटिंग फैकल्टी रहे, और मतलब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई राज्य होगा जहां आपने थिएटर नहीं पढ़ाया होगा टीचर्स को और बच्चों को। तो लायक कितने निकले सर उनमें से? कितने लोग रहे जो आपके सिखाने के बाद रंगकर्म को आगे बढ़ा रहे? वो तो वो ही जाने। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना आगे बढ़ा रहे हैं रंगकर्म को, और रंगकर्म नहीं कर पाते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढ के निकालते हैं। अब कोरोना काल आ गया है तो उसमें तो आपने तो ढूंढ के निकाल लिया, और 111 एपिसोड आज हो चुके हैं पूरे, या मतलब कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऐसा होता है कि अपनी अपनी समस्याएं और स्थितियां होती हैं, तो उन स्थितियों में अलग अलग जगहों में, मान लिया मैंने कर्नाटक में काम किया, गोवा में काम किया, हिमाचल प्रदेश में काम किया, उत्तर प्रदेश या सिक्किम में काम किया, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में काम करने के बाद में मतलब अब उन लोगों के बारे में तो बहुत ज्यादा टच में नहीं रह जाता है। तो होता ये भी है ना कि आप काम करते हैं और फिर भूल जाते हैं। कोई याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, या मिल जाए किसी समारोह में तो बात अलग होती है। तो कई बार क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा लोगों से मिलते भी है ना, वो फिर उतने संपर्क में नहीं रह पाते। तो ये भी एक लिमिटेशन समझिए आप। तो अभी इस बारे में नहीं कहा जा सकता है कि कौन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके बारे में पता लगता है थिएटर के संदर्भ में, वो काम करने वाले ही लोग हैं, चाहे वो फिल्मों में जाके क्यों नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका फिल्मों से संबंध रहा है और थिएटर में मेरे साथ रहे, या एनएसडी में मेरे जूनियर या सीनियर रहे, तो उनके साथ एक अलग तरह के अनुभव हैं, वो किसी और समय पे शेयर किए जा सकते हैं। जी, तो रंगमंच का सर जो सामाजिक महत्व है वो आपको क्या लगता है, सोसाइटी के लिए किस तरह उपयोगी है रंगमंच आज के दौर में? देखिए, अगर रंगमंच है तो रंगमंच में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये भारत के नाट्य शास्त्र में भी कहा गया है कि दो तरह के नाटक तो उन्होंने मोटे मोटे रूप में उसको विभाजित किए हैं। एक है नाट्य धर्मी और दूसरा है लोक धर्मी। नाट्य धर्मी होता है जो कि कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए, जो कि नाटक की भाषा से, नृत्य की भाषा से संगीत को, शास्त्रीय संगीत को समझते हैं। और लोक धर्मी वो है जो कि आम जनता, मतलब चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, बिल्कुल समझदार ना हो, उनको भी वो आनंद दे और उनकी भी समझ में आए। तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि हमारा काम, चाहे वो कितना भी गूढ़ और कितना भी कठिन और मतलब कहिए कि बहुत ही उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, डायरेक्टर को या जो प्रेजेंट करने वाला ग्रुप है या जो कलाकार हैं, उनको उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोग काठमांडू गए थे और एक नाटक ले गए थे शैलनेट की तरफ से ही, और इंटरनेशनल फेस्टिवल था। हेनरी गिब्सन के 100 वर्ष हुए थे, उनकी मृत्यु के 100 वर्ष। तो मुझे भी आना था सर, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। हाँ, आप उसमें आने वाले थे लेकिन नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन राजीव कुमार शर्मा जी ने आपको रिप्रेजेंट किया था, और एक रोल भी इम्पोर्टेंट रोल किया था उन्होंने। क्योंकि हमारी तो स्थिति ऐसी होती है कि आप ट्रेन में बैठ के चल दिए गोरखपुर की तरफ, और वहां से बस में या टैक्सी में जैसे भी जाएंगे, तो ये पता नहीं होता है कि कौन तो आगे बस कंफर्म्ड है। उनको हमने कई लोगों को नए रोल को तैयार किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम वहां गए थे तो एक हमारे ये वाला नाटक जो मैंने किया था, एन एनिमी ऑफ द पीपुल, जन शत्रु नाम से हिंदी में ले गए थे। और यकीन करेंगे आपके एक दिन में 2 शो थे, दोनों दोपहर में। एक था लंच से पहले 11 बजे से,
और दूसरा था लंच के बाद शाम को मेरे ख्याल से 4 बजे से 6 बजे तक, ताकि 6 बजे लोग अपने घर जाने के लिए मतलब मुक्त हो जाएं, उनको मतलब छोड़ दिया जाए। तो आप ये देखिए कि 3 नाटक आए थे यही वाले, एक बंगाली में था, शायद बांग्लादेश से या कहाँ थे, वेस्ट बंगाल से था, और एक नाटक पाकिस्तान से था। तो जो बंगाली नाटक हमारे बाद होने वाला था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स नाटक था, बहुत ही मतलब डिजाइन भी उसका बड़ा मुश्किल था और काफी उन्होंने अच्छे ढंग से करने की कोशिश करी। तो उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आपने पहले शो के बाद लंच के दौरान कि आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्ले। मैंने कहा देखिए, जितना मैं इस नाटक को समझा है बहुत सीधा साधा सरल नाटक है और इसको हमने और सरल बना के प्रस्तुत किया है, क्योंकि अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुझे लगता तब भी मैं इसको सरल बनाता, क्योंकि हम लोग जो नाटक कर रहे हैं वो आम जनता के लिए कर रहे हैं। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी आता है जिसने कभी नाटक ना देखा है, उसको भी एंजॉय करना चाहिए हमारे नाटक को या हमारे काम को देख के, नहीं तो हमारा काम जो है वो काम करना ही व्यर्थ है। तो ये नाटक में ये बात मैं अच्छे से अच्छे और बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े मुश्किल नाटकों को करते समय भी मैं ध्यान रखता हूँ। पता नहीं मैंने अपनी बात, प्रश्न का जवाब दिया या नहीं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, क्योंकि लोक धर्मी और जो आपने समाज धर्मी और उस तरह की जो बात कही, मार्गी और देसी, जी जी, तो एक क्लास के लिए और एक मास के लिए दोनों तरह के आपने नाटकों की बात कही, और आप क्लास के लिए नहीं मास के लिए काम करने पर बिलीव करते हैं, और वो बिल्कुल रंगमंच होना भी मास के लिए चाहिए। दूसरा सर, जैसे आपने नहीं, बहुत अच्छा, सारे इस बात और भी है, मेरा ये भी मानना है कि अगर मैं कोई नाटक जो वो क्लास के लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जेंट्री के लिए, हाई जेंट्री जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और नाटक देखने के शौकीन और बड़े मर्मज्ञ होते हैं, वो नाटक देखें, और एक अनपढ़ व्यक्ति मजदूरी करने वाला जो बिल्कुल इलिटरेट है वो देखे, तो मेरा नाटक आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एंजॉय करेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब मैं असफल रहा हूं अपने निर्देशन में। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मेरा कन्विक्शन है। जी, अच्छा, आपने शिक्षा और शिक्षकों की बात कही कि आपने मैक्सिमम पसंद करते थे टीचर्स के साथ काम करना, तो सर शिक्षा और रंगमंच का रिश्ता आप किस तरह से देखते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा कि क्यों आपको लगता है कि शिक्षकों को रंगमंच जरूर सीखना चाहिए। देखिए, रंगमंच का जो इसकी नेसेसिटी है, जो इसकी मतलब अनिवार्यता है, वो इस तरह से है कि जब आप रंगमंच करते हैं, भाई शिक्षक तो तैयार होके ट्रेनिंग लेके, आजकल तो अनट्रेन टीचर को लिया ही नहीं जाता है ना, और उसका अनुभव भी होना चाहिए। तो आजकल तो अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है कि उनका उच्चारण कैसा है, वो बोलते कैसे हैं। हमारे खुद ऐसे गुरु हिंदी और अंग्रेजी के रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजी में जो बोला हमने वो रिपीट किया तो हमारी मजाक उड़ी बाद में। तो इस बात का ध्यान अपॉइंटमेंट करते समय बिल्कुल नहीं रखा जाता है। बल्कि आज मैं ये चाहूंगा, अगर मेरी कोई बात, मैं तो कल्चरल पॉलिसी में भी जो हमने 2002 में बनाई थी, शैल संस्था तो उसमें लीडिंग थी, आप लोग सभी लोग शामिल थे उसमें कल्चरल पॉलिसी में ये चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए कि टीचर्स की उनका उच्चारण, उनकी पूरा जो मतलब डिक्शन है, वॉइस एंड स्पीच है, बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज वो कितने भी विद्वान उनको टीचर नहीं बनाया जाना चाहिए। दिस शुड बी ए नेसेसिटी, एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अ टीचर। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा में जो रंगमंच करता है वो जानता है कि किसी स्टूडेंट को, क्योंकि क्लास में आपके पास एक वैरायटी होती है स्टूडेंट्स की, कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मध्यम औसत दर्जे के होते हैं और कुछ थोड़े से बिलो एवरेज भी होते हैं। तो आप सबको कैसे एक साथ फीड कैसे कर पाएंगे? तो अगर आप रंगकर्मी हैं तो आप बहुत संवेदनशील होंगे और आपका ध्यान उन पे जाएगा जो कि थोड़े से कमजोर पढ़ाई में, तो आप उन पे ध्यान देंगे, जो कि शिक्षा की सबसे पहली आवश्यकता है। जो आप सरकारी स्कूल की बात आज कर रहे हैं ना, कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है स्टूडेंट, केवल इसीलिए आ रही है कि हमारे यहाँ उस तरह से कुछ ही टीचर ध्यान दे पाते हैं, ना हमारी सरकारें, ना हमारे बड़े अधिकारी हैं वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि क्या और कैसे चीजों को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए।
तो वो जो एग्जीक्यूशन है, मैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए मतलब तैयार हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं है कि बहुत सारी चीजें वो ज्यादा संवेदनशीलता के साथ समझनी चाहिए और एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ऊपरी लेवल पे तो सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है। शिक्षा में रंगमंच इसलिए भी जरूरी है कि जो टीचर रंगमंच करता है वो हर चीज को बहुत संवेदनशीलता के साथ और बड़े करुणा के साथ चीजों को देखेगा, और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उन पे भी वो पूरा ध्यान देगा। जिनको जरूरत है, जो इंटेलिजेंट और वेल ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो ट्यूशन कर लेते हैं, उनको दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ा लेते हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो अगर एक रंगकर्मी होगा तो संवेदनशील होगा, और अगर वो नहीं है तो वो रंगकर्मी भी नहीं है, वो जेन्युइन रंगकर्मी है ही नहीं अगर वो संवेदनशील नहीं है और उसमें वो करुणा नहीं है और वो साफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स द स्टूडेंट, एंड स्पेशली द पुअर स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में भी कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है। दूसरी बात क्या है कि शिक्षा में जो टीचर रंग कर्म से परिचित है वो बहुत रोचक बना के किसी भी सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को वो रोचक बना के पढ़ा सकता है। अगर आप मुझे कुछ पढ़ाने के लिए कहें या जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं हंसी मजाक ज्यादा करता हूँ। तो मेरे बारे में ये कहते रहे हैं कि मैं बहुत ही जल्लाद किस्म का निर्देशक हूँ। तो मैं ये देख रहा था कि कौन सी चीज आ रही है। हाँ, तो ये बात कही तो जाती है, लेकिन हमें उस बात की मतलब वो जो रंगकर्मी है उसको रंगकर्मी को कई सारे तरीके आने चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट से अच्छे ढंग से संप्रेषित करे, कम्युनिकेट करे। तो ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले नंबर पे आती है। दूसरी चीज, शिक्षा में अगर रंगमंच को शामिल किया जाता है, जैसे कि एनसीईआरटी का प्लान था, लेकिन वो कुछ दूसरे नए नए ऑफिसर्स आते गए। प्रोफेसर खन्ना थे उस टाइम, डायरेक्टर थे, उन्होंने चाहा था कि एसेंशियल हो जाए शुरू से आखिर तक, 10+2 तक, कम से कम ऑप्शनल सब्जेक्ट तो 10वीं 12वीं क्लास में हो ही, उससे पहले वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो। तो उनका कंसेप्ट ये था कि स्टूडेंट जब थिएटर को पढ़ता है वो जानता है कि रोचकता के साथ किस तरह से चीजों को पढ़ा जाए, किस तरह से समझा जाए। उनके टीचर भी उसमें हेल्प करते हैं और एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा बदल जाता है, जो कि धीरे धीरे सुधार शायद आएगा निकट भविष्य में, और शायद आने की उम्मीद भी है कि नई शिक्षा नीतियां हमें मतलब इंट्रोड्यूस की जा रही हैं हमारे सामने। तो ये कुछ इस तरह की चीजें, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगी। और अगर शिक्षा में रंगमंच को कंपलसरी कर दिया जाता है कम से कम 8वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक, तो मुझे लगता है कि इससे ना एक रोचकता भी आएगी, और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना किसी भी विद्यार्थी, कई बच्चे बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके कुछ पक्ष बड़े कमजोर से होते हैं, वो बोलने में हिचकते हैं। तो अच्छे स्कूल में तो एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन हर स्कूल में तो नहीं दिया जा सकता है। तो वो सारी की सारी चीजों में सुधार हो जाएगा। लेकिन रंगमंच के शिक्षक कहाँ से लाएंगे आप हर स्कूल में अपॉइंट करने के लिए? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शायद होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट या सरकारों के सामने। जी, बहुत 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 बढ़िया तरीके से आपने सर रंगमंच की प्रासंगिकता को, महत्ता को बताया। ये आप जिक्र किया था सर आपने, ये सांस्कृतिक नीति है जो आपने तैयार की थी मेरे हाथ में। जी जी जी, पढ़ पा रहे हो? हाँ, मैं समझ गया हूँ जी। 2001 में ये आपने तैयार की थी, आपके नेतृत्व में तैयार की गई थी और ये सरकार तक पहुंची थी। तो आपको क्या लगता है सर, इसमें जो सुझाव दिए गए थे उसमें से कुछ पर अमल हुआ, क्या कुछ हुआ आगे? देखिए, मैं इसके बारे में बताऊं कि 2001 में हमने ये प्रयास किया था बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलके, शैलनट ने। सबसे पहला मतलब एक सेमिनार हमारा उत्तरकाशी हुआ था और एक सेमिनार बिल्कुल एक्सट्रीम में पिथौरागढ़ हुआ था, जिसमें डॉक्टर एहसान बख्श ने वो बहुत जल्दी, मतलब कम समय की उसमें सूचना पे उन्होंने बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज कर दिया। और कई जगह, कई शहरों में हमने सेमिनार किए, हल्द्वानी और दूसरी जगहों में भी किए गए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमने उसको तैयार करके 2002 में एनडी तिवारी साहब उस टाइम वो थे, मुख्यमंत्री थे, तो पहले उनसे मुलाकात हुई और केदार पलड़िया जी ने हमारी हेल्प की थी उनसे मिलवाने में। तो उन्होंने सीधे मुझे मतलब कहा कि ठीक है, बल्कि एक ऑफर मुझे था उस टाइम कल्चरल एडवाइजर बनने का, जो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, तुम ये काम कर नहीं पाओगे, ये काम बड़ा झोला छाप टाइप का है।
तो ये काम मत करो तो अच्छा है, बहुत जल्दी छोड़ दोगे। तो मैंने वो नहीं किया इसी डर की वजह से कि मैं महीने भर या 15-20 दिन में ही छोड़ दूं, तो उससे अच्छा है कि ना करूं। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि एनडी तिवारी जी बहुत संवेदनशील और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। अब वो बीजेपी सरकार यहाँ पे है, यहाँ भी सेंटर में भी, तो कांग्रेस की तारीफें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो विद्वान होता है उनकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। वो संवेदनशील भी थे, विद्वान भी थे, हालांकि उनकी अपनी कमियां हो सकती हैं जो कि विरोधी लोग या कोई भी कह सकता है। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने मुझे एकदम प्रमुख सचिव के पास भेजा। उसमें थे NN प्रसाद साहब, जो 2-3 प्रमुख सचिव होते हैं उनमें से एक थे। उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे और उन्होंने मुझे बड़ा तड़पाया, मतलब वो देने के लिए, अपॉइंटमेंट देने के लिए कि आप कल आइए, परसों आइए। अब आपने बायोडाटा कहाँ दिया है? मैंने कहा उनको दिया था मैंने मुख्यमंत्री जी को, कि वो तो मुख्यमंत्री जी को दिया था, हमारे लिए अलग से लाइए आप। तो इस तरह से उन्होंने समय दिया और कहा आप आइए कल 4 बजे। तो मैं 3:30 बजे से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने समय दिया तो जितने अपॉइंटमेंट वाले और थे ना 6, 6:30 बजे तक सबका कैंसिल हो गया। उन्होंने मुझे 2.25 घंटे मेरे से बात की और एक लाइन उन्होंने पढ़ी। तब ये बुक नहीं छपी थी, बुकलेट, तब वो टाइप थे, करीब 14 या 18 पेज थे। सारे के सारे पढ़े और आप विश्वास करेंगे कि उन्होंने 1.5 पेज का नोट उसमें लिखा, 1.5 पेज का नोट। और वो कहाँ गया, कहाँ मतलब ऑफिस में खो गया या कहाँ चला गया, ये पता नहीं लगता है, गायब हुआ। उसके 2 साल के बाद मैंने ढूंढने की कोशिश करी, NN प्रसाद साहब तो दिल्ली चले गए थे। तो ये सरकार ने वो ऑर्डर्स हो जाने के बाद, प्रमुख सचिव के ऑर्डर होने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये हमारी सरकारों की हालत है। उस टाइम भली कांग्रेस थी, लेकिन अभी किसी भी सरकार के समय में आप देखें तो इन पेपर्स का पता नहीं लगता है, जो बड़े महत्वपूर्ण कागजात हैं। और इस चीज को कई संस्थाओं ने हमारी इस बुकलेट को अपने संस्थाओं के नाम से दोबारा तिबारा चौबारा प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई कल्चरल पॉलिसी बनी है। फिल्म पॉलिसी इसलिए बन रही कि फिल्म वाले लोग बाहर से आते हैं। और फिल्म के बारे में इंस्टीट्यूट की भी बात है, वो हम कभी बाद में किसी और प्रश्न पे करेंगे। अच्छा, तो वो गायब पूरी कल्चरल पॉलिसी जो आप मुझे बुकलेट दिखा रहे हैं ना, इसका कोई महत्व ही नहीं रहा। ऑर्डर्स हो जाने के बाद इतने बड़े सरकारी अधिकारी के, सीनियर IAS ऑफिसर। जी, एक और महत्वपूर्ण बात सर, इस शो को बहुत लोग, क्योंकि ग्लैमर है, बहुत सारी चीजें हैं, फिल्में हैं, टेलीविजन है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छे एक्टर बने, और खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर अभिनय का कोई माहौल नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है। तो कैसे सर आप उन लोगों को टिप्स देंगे कि वो कैसे अपने अभिनय को निखारें और किस तरह से वो बिना ट्रेनिंग के जो अच्छे एक्टर बन जाए और टेलीविजन फिल्मों में या नाटकों में, रंगमंच में काम कर पाए? देखिए, ये आपने बड़ा मतलब रेलेवेंट प्रश्न किया है। वो ये कि मतलब हर जगह, जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में ही हम बात करें, अब दूसरे प्रदेशों की बात अभी नहीं करेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो कुछ बड़े शहर हैं, हल्द्वानी बड़ा शहर है, नैनीताल बड़ा शहर है, देहरादून बड़ा शहर है ना। इस तरह से कुछ बड़े शहर हैं जहाँ थिएटर देखने की साल में 1-2 बार सुविधा मिल जाती है। लेकिन आज जो है, आज हम कौन से कंप्यूटर वाले युग में से बहुत आगे निकल चुके हैं, मोबाइल युग में आ गए, इंटरनेट वाले युग में आ गए, फेसबुक और व्हाट्सएप में आ गए हैं। और बहुत सारी फिल्में, अद्भुत फिल्में, जो मास्टर फिल्म मेकर्स की, वर्ल्ड क्लास के जो मास्टर्स हुए हैं, उनकी फिल्में भी हमें बहुत आसानी से या कम पैसों में या मुफ्त में उपलब्ध होती हैं डिफरेंट चैनल्स में, या यूट्यूब में मुफ्त भी मिल जाती है। तो हम, क्योंकि नाटक तो हमें अच्छे देखने को मिलते नहीं, सीधी सी बात है, हम जिन स्थितियों में अमेच्योर ग्रुप्स हमारे नाटक करते हैं वो उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा कुछ सीखा जा सके। वो देखने को कभी कभी मिलते हैं साल में 2-4 बार, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं ये सुझाव देना चाहूंगा, जो एस्पिरेंट जो हैं, मतलब रंगमंच में आने के, फिल्मों में, टेलीविजन में जाने के और अभिनय करने के, सीधे कह लें कि अभिनय करें, तो अभिनय करने के या कलात्मक रचनात्मकता उनमें है, तो उनके लिए उन्हें एक तो साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य में भी बड़े उपन्यास या बड़ी मुश्किल किताबें नहीं, शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरीज आपको हिंदी में भी मिलेंगी, भारतीय भाषाओं में भी मिलेंगी, हिंदी अंग्रेजी में अनुदित, और वर्ल्ड की जो अच्छी कहानियां हैं, अच्छा साहित्य, अच्छे लेखक हैं,
सारी इंपॉर्टेंट जो भाषाएं हैं, सारी इंपॉर्टेंट भाषाओं की अच्छी कहानियां आपको कम से कम अंग्रेजी में तो मिलेगी, बल्कि हिंदी में भी बहुत सारे काफी अनुवाद हुआ है, वो आपको सिर्फ ढूंढना जरूर पड़ेगा। तो अगर हम वो अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे करके हमारी संवेदनशीलता विकसित होगी और हमें जो बहुत हेल्प करेगी। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो साहित्य, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना, दूसरा है फिल्में देखना, अच्छी फिल्में देखना, और अच्छी फिल्मों को एक बार अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या कोई दूसरी सुविधा है लैपटॉप की उसमें करें, और कोई अच्छी फिल्म आपको लगती है, चाहे वो विदेशी फिल्म हो या अवार्डेड फिल्म हो, ऑस्कर अवार्डेड हो या कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला हो, आपको टिफ में मिला हो, बर्लिन में मिला हो, किसी भी बड़े बड़े फेस्टिवल में मिला हो, या यहाँ की नेशनल अवार्ड हो भारत की, या अवार्डेड ना भी हो तो भी अच्छी फिल्में तो बहुत सारी होती हैं, उनको हम रिपीटेडली देखें और बाकायदा नोट्स की तरह उन पे नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक एक चीज आपको पक्की होती चली जाती है। तो ये सही तरीका है, जैसे आपने क्लास करी और आपने रिपीट किया उस लेसन को, यानी कि फिल्म को दोबारा देख, तो आप अभिनय भी सीखेंगे, फिल्म का प्रेजेंटेशन, फिल्म मेकिंग भी सीखेंगे, और आपका ज्ञान जीवन के बारे में और मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, मानवीय भावनाओं के बारे में, मानव मात्र के बारे में आपकी जानकारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, गहरी होती जाएगी। तो जीवन जी के उतनी फास्ट नहीं हो सकती है जितनी कि साहित्य पढ़ के, और उससे ज्यादा फास्ट फिल्में देख के हो। तो ये मुझे लगता है कि इस टिप को वो जरूर अपने ज़हन में बिठा लें और करके देखें। उन्हें बहुत जल्दी विदिन अ मंथ, मतलब 8-10 फिल्में देखने के बाद होगा, लेकिन रिपीटेडली। जी, बहुत बहुत आपने बड़ा आसान तरीका बताया सर। आजकल तो यूट्यूब है और सारी चीजें हैं, फिल्में उपलब्ध हैं। हम आपके आभारी हैं। और आज बहुत सारे लोग सर, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, आपके पुराने जानने वाले जितने भी तरह के लोग हैं, वो सब प्रीति कर्नाटक से लेके हमारे मंजुला पांडे हैं, अपूर्व पंत हैं, अरुण शर्मा जी देहरादून से आपको याद कर रहे हैं, प्रभात उप्रेती जी लगातार याद कर रहे हैं, मोहन चौहान जी हैं, गिरीश चंद्र जी, आनंद नेमा जी मध्य प्रदेश से, एक फरीदा लोग हैं कश्मीर से, एक लंबी लिस्ट है सर। दीप पांडे हैं, जगदीश चंद पाठक जी हैं, राकेश पोखरियाल हैं, शिवांगी पाठक हैं, उड़ीसा से नागबेन सोरेन है, राजेश जोशी उत्तरकाशी से आपके एक छात्र है रंगमंच के, अरविंद नेगी हैं, हेमंत बिष्ट जी हैं नैनीताल से, कह रहे हैं कि श्रीदेव सुमन में भी आपका अभिनय बहुत गजब का था। हाँ, वो तो फीचर फिल्म पूरी है। हाँ, फीचर श्रीदेव सुमन, तो वो डोभाल जी इसमें मुख्य रोल पर थे। और बहुत सारे ऐसे नवीन भट्ट हैं, कमलेश पटेल हैं गुजरात से, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मुझे उतना समय नहीं है कि मैं उसको सबके नाम ले सकूं। सबसे माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपने हमें प्रेम दिया आज के शो में, इतने सारे कमेंट किए लगातार, तो बड़ा अच्छा लगा। हम शो के अंतिम चरण में है सर। जी, आपको मैं चाहूंगा कि आप अंतिम चरण में रंगमंच से संबंधित कोई विशिष्ट संस्मरण, कोई बहुत खास बात जो छूट गई हो, वो आप हमें बताएं, तो फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा लगभग 1 घंटे का हम समय रखते हैं और 1.5 घंटा ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। जी जी जी। तो वो जो संस्मरण, तो इतने संस्मरण है कि अगर आप 2 घंटे का एक प्रोग्राम और रख लेंगे ना, तो मैं इतने संस्मरण आपको सुना दूंगा, और वो इतने इंटरेस्टिंग होंगे कि आप विश्वास नहीं करेंगे। तो वो सेक्शन कभी किसी और समय पे रखिएगा। तो मैं संस्मरण अगर एक सुनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि वो वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं किसी और समय पे किसी और उसमें मतलब एक उसकी तरह से आ जाऊंगा, वो होस्ट की तरह से, तब वो संस्मरण कुछ बड़े संक्षेप में सुना जी। तो अभी मैं कोई संस्मरण नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि संस्मरण मुझे लगता है कि उस तरह के याद नहीं आ रहे हैं। और संस्मरण क्या, कुछ ऐसे चीजें मैं आपको सुनाना चाह रहा था, लेकिन रहने देते हैं। नहीं थोड़ा सुना दीजिए आप। जी हाँ, नहीं हाँ, एक संस्मरण सुना देता हूँ। एक इंटरनेशनल फेस्टिवल था जिसमें संभवतः आप भी आए थे। हाँ, वो है कि हम लोग गए वहाँ। हाँ, सुनाई देता हूँ वो थोड़ा सा। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2011 की बात है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी मुझे ज्वाइन करनी थी। मैंने कहा इस नाटक को एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में करना है, दिल्ली में ही होना था। जय उत्सव था, जो महाभारत पे आधारित होके बहुत सारे देशों से ग्रुप आए थे।
IGNCA में, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में हुआ था और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। तो उसमें उत्तराखंड से हमारा एक नाटक आया था। उसमें 3 नाटक आए थे, जो चक्रव्यूह, कमल व्यूह और मेरा तीसरा नाटक था गरुड़ व्यूह, क्योंकि शैलनट को मिला था कमल व्यूह। तो जब पता लगा कि वो शैलनट बैनर से नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई है। तो मुझे उन्होंने स्पेशल मीटिंग करके गरुड़ व्यूह फिर से मुझे दिया गया। तो वो तीसरा नाटक था जो शैलनट से किया था हमने इसी सीरीज। तो उसमें DR पुरोहित साहब भी आए थे, राकेश भट्ट जी भी आए थे, वो लोग इसके पहले दूसरे के निर्देशक थे और तीसरे का मैं था। तो उसमें क्या हुआ था कि बड़ी रोचक बात हुई। पहले दिन बारिश आ गई और हमारा नाटक कई कारणों से पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्योंकि हमने 5-6 जिलों के लोगों को असेंबल किया था, कुछ को देहरादून में और हल्द्वानी वाले और अल्मोड़ा वाले तो वहीं पहुंचे थे दिल्ली। तो उनकी असेंबलिंग दिल्ली में ही हुई थी। तो हुआ क्या कि पहले दिन शाम को शो होना था 5 बजे, सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना था, 5 बजे के आसपास शो होना था। तो बारिश शुरू हो गई। तो हम ये मना रहे थे कि बारिश होती रहे तो अच्छा है, और हमारी किस्मत से बारिश होती रही। हमने कहा चलो जान बची तो लाखों पाए, हमें एक दिन और मिल गया। अगले दिन उन्होंने हमें ये कहा कि आप सुबह 11 बजे एक शो करेंगे और 5 बजे वाला 5 बजे ही करें। तो अगले दिन खूब कीचड़ विचड़ था, तो ले दे के हमने ओपन एयर में वो नाटक किया और नाटक जैसे तैसे करके हो गया। और उसके बाद दूसरे शो के लिए हमने कहा ये बेहतर होगा, तो वहाँ टेलीविजन वाले आए हुए थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि देखिए ये पहला शो आप ना करें, ये हमारी ग्रैंड रिहर्सल जैसा होगा, तो आप दूसरे शो में अपना कैमरा वैमरा चलाइएगा। तो हुआ क्या कि नाटक, हाँ ये बात की बात है, दूसरा शो होने वाला था और उसमें कुछ बेहतर ऑडियंस आने की उम्मीद भी थी। तो 5 बजे से पहले हम सब लोग तैयार थे, तो सारी चीजें लाइन अप हो गई कि 5 बजने में 5 मिनट या 7, 8, 10 मिनट थे। तो मैंने एक बार लास्ट मोमेंट पे देखा, मैं म्यूजिक पे बैठता था, गीत वीत भी गाया करता। तो मैंने जाके कहा, पांडव 5 थे तो उनके लाल रंग की वेशभूषा थी। महाभारत पे था, गरुड़ व्यूह था जिसमें कर्ण की मृत्यु होती है। और मैंने कहा कि एक तो सूर्यदेव हैं जो लाल कपड़े पहनते हैं, और 5 पांडवों में से कौन मिसिंग है, जल्दी बुलाओ मेकअप रूम से उनको। तो पता लगा कोई ना बोले। मैंने कहा टॉयलेट गए होंगे, उनको बुलाइए आप। तो कोई ना बोले। तो एक ने बहुत धीरे से बोला, मैंने कहा कहाँ है, सबको गिना तो पता लगा भीम गायब है। तो मैंने कहा भीम कहाँ है, गुस्से में बोला। मैंने कहा आवाज को दबा के, क्योंकि ऑडियंस ना सुन ले जो बैठे थे, भीम कहाँ है। तो किसी ने दबी आवाज में बोला कनॉट प्लेस गए हैं। 5 मिनट बाद नाटक के एक शो करने के बाद भीम कनॉट प्लेस गया हुआ है। तो मैंने कहा भीम कनॉट प्लेस गया है, मैं तो आग बबूला हो गया, लेकिन क्या करते। तो एकदम जाके अनाउंस किया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम इसको 10 मिनट के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, हम 10-12 मिनट बाद शुरू करेंगे नाटक, क्षमा प्रार्थना है, तब तक आप आसपास घूम के आ जाएं। एग्जैक्टली हम 15 मिनट बाद नाटक शुरू हो जाएगा, आप 10 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाएं। अब क्या हुआ कि हमें भीम को तैयार करना था, कोई फोन नहीं, मोबाइल भी नहीं थे उन दिनों उन लोगों के पास। अब मैं बस संक्षेप में खत्म कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि कौन सबसे मोटा है, तो राजवंशी जी हैं एक, विजय राजवंशी को आप जानते होंगे। तो अब विजय राजवंशी को सबने कहा कि यही दिख रहा है कि मोटे से, तो हमने कहा भीम बनो। तो मैं कैसे बनूं, मुझे तो गढ़वाली में था, गढ़वाली आती भी नहीं है और मुझे तो ना डायलॉग मालूम कुछ मालूम है। मैंने कहा कुछ नहीं, जल्दी मेकअप कराओ और पहनो वो कपड़े। तो जल्दी से मेकअप किया, उसके बाद सबको समझाया कि इस भीम को संभाल लेना, इसके डायलॉग सब बोल देना, एक्शन वैक्शन कर देना। तो इस तरह की मनोरंजक चीजें हुई थी। उसके बाद क्या क्या हुआ, जो वो टेलीविजन वाले थे ना, कर्ण को एक जगह सोना था तख्त पे, वहां कीचड़ था, तख्त पे उनको लेटना था, और लेटने के बाद उनको स्वप्न देखा था, और स्वप्न के बाद उनकी नींद खुलती है कि स्वप्न में उनके पिता यानी सूर्य देवता आते हैं, कर्ण के जो पिता माने जाते। तो सूर्य देवता आते हैं और स्वप्न खुलता है उनका, तो वो जग जाते हैं। तो वो तख्त से उठते हैं और फिर अपने उसमें आ जाते हैं प्रेजेंट में।
लेकिन वहां पे तखत ही गायब था। तो अनुराग वर्मा कर रहे थे ये गढ़वाली वाला रोल कर्ण का। तो देखा तखत को लेटे तो कहाँ कीचड़ में कैसे लेटे। तो अब वो देखिए हमारे रंग फेस्टिवल होते हैं कि वहीं पे एक बल्ली थी जिसपे वो लाइटें वाइटें कुछ लगी हुई थी। तो वो जाके बल्ली पे जाके और आंखें बंद करके थोड़ा सिर झुका लिया, सो गए, आ गए। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। ये तो एक टीम कहाँ है कि कनॉट प्लेस है। चलिए साहब, तो मैं उन सबका कहना चाहूंगा जो कई प्रदेशों से इसको देख रहे हैं और आपके शिक्षक साथी हैं और हमारे भी दोस्त हैं, वो उन सबका मैं आभारी हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी शिक्षकों को, और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद कर रहा हूँ। कुछ और कहना हो तो मुझे बताइए। एक सर, मैं चूंकि शो में होस्ट के रोल पे रहता हूँ, ज्यादातर तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आज आप हैं तो आपसे जुड़ा हुआ एक संस्मरण मुझे भी याद आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह का है जैसा आपने सुनाया था, बड़ा फनी सा। आपको याद होगा 2001 में जब हमने हल्द्वानी में 40 दिन की कार्यशाला की थी, तो उसमें 3 कहानियों का मंचन आपके निर्देशन में किया था। घर कहाँ है, रावी पार और 2 दुखों का एक सुख जी। तो उसका पहला शो करने हम लामाचौड़ प्राइमरी स्कूल में गए थे शाम को, आपको ध्यान है जी। तो वहाँ शो करते करते रात हो गई थी, बहुत बच गया था और तब मोबाइल फोन वगैरह थे नहीं, तो बड़ी समस्या थी वापस कैसे लौटे। 40-45 लोग थे जिनमें लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, हम सब थे, आप भी थे। वापसी के लिए हमारे पास कोई वाहन नहीं था। लामाचौड़ यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर था हल्द्वानी शहर से। तो बड़ी समस्या थी कैसे आए। कई ट्रक वालों को हमने हाथ दिया कि ट्रक में लद ले सारे के सारे, लेकिन किसी ने रात को डर के मारे गाड़ी रोकी नहीं थी। पता नहीं क्या मामला है, कोई लूट ले, कोई खसोट ले, तो किसी ने भी नहीं रोका। ये प्रीति कर्नाटक इस शो को देख रही है, वो भी शायद इस टीम में थी, जी, मुझे याद नहीं। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि जो घर कहाँ है हमारा एक नाटक था, बटरोई साहब की कहानी थी, उसमें पुलिस वालों के कैरेक्टर थे सर, कुछ आपको ध्यान होगा। विनय जोशी इंस्पेक्टर का रोल करते थे, ललित कर्नाटक और 1-2 और लोग जो थे सिपाही बने हुए थे। तो हमने फिर रात को 1 बजे उनको दोबारा कॉस्ट्यूम पहनाई और पुलिस वाले सिपाही की, और एक के हाथ में डंडा दिया, एक के हाथ में टॉर्च दी। तो अगला जब ट्रक आया तो विनय जोशी ने टॉर्च मारी ट्रक ड्राइवर के मुंह में और इशारा किया डंडे से रुकने का। तो ड्राइवर ने देखा पुलिस वाला आया और टॉर्च और डंडे से रुकने का इशारा करा, तो रुका, उसने सलाम ठोका, जी साहब बताइए। कहाँ जा रहा है? हल्द्वानी जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है चल इन सबको ले जाओ, छोड़ देना। तो सारे लोग उस ट्रक में लदे और लास्ट में विनय जोशी और ललित कर्नाटक भी लद लिए। हाँ, मुझे कुछ हल्का हल्का ध्यान है कुछ। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी रोचक चीजें होती हैं और इससे अनुभव, हमारे जीवन के अनुभव भी बढ़ते हैं। समस्याओं को टैकल करने की क्षमताएं बढ़ती हैं रंगमंच करने के बाद। हाँ, मैं आपको एक चीज और, आपने कहा था ना शिक्षा में IAS क्या, ये जो सिविल सर्विसेज का जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होता है, मुझे मालूम नहीं कि अब होता है या नहीं होता है, लेकिन कुछ वर्षों तक लगातार NSG से कोई ना कोई एक्सपर्ट आता था कुछ दिनों के लिए। तो सब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन मैं कई डिपार्टमेंट्स के नाम लेना चाहूंगा, NTPC में भी मैं पढ़ाने गया हूँ, तो उन लोगों का ये मानना है, IAS के जो मतलब ट्रेनर्स जो हैं, जो उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, कि रंगमंच करके आप में क्षमता बढ़ती है विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में चीजों को टैकल करने की और अपने दिमाग को दुरुस्त रखने की। तो अगर ये बात है ना, सिविल सर्विसेज वाले तक ऐसा मानते हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग वाले तो मानते ही होंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल 100% आपसे सहमत है। और राजीव शर्मा जी कह रहे हैं पुलिस वाली घटना मैं भी बहुत सुनाता हूँ, शर्मा जी भी इस टीम में थे। जो इंसिडेंट हुआ था। राकेश जुगरान जी आपको याद कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि मयूर विहार में मुलाकात हुई थी सन 85-86 में, जब आप NSD के छात्र रहे होंगे। हाँ, नहीं, मैं पास आउट हो चुका था, लेकिन मुलाकात मयूर विहार में रहता था दीदी के पास दिनों, कुछ दिन के लिए। तो जुगरान जी आजकल देहरादून डाइट में प्राचार्य हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, संवेदनशील इंसान है, हमारे शो में भी थे एक दिन। तो मंजुला पांडे नमस्कार कहिए जी। तो हम सर सारे बहुत आज भव्य और दिव्य आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छी बातें हमने सीखी। और जोशी सर तो बड़े उत्सुक थे आपसे बात करने के लिए। कल जब हमने घोषणा की कि श्री डोभाल सर कल आएंगे, तो जोशी जी बड़े खुश थे कल से कि वो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। मुझे ये लगा कि जो श्री ने अभी बात की कि क्या करना चाहिए, वो बहुत, जो अलका जी साहब वाली बात थी कि जितना पढ़े थिएटर वाले
वैसे तो हर एक को स्वाध्याय की परंपरा हमारे देश से जा रही है, लेकिन थिएटर वाले जितना पढ़ेंगे उनका फलक उतना ही ज्यादा विस्तृत होगा और उनकी एक्टिंग में, डायरेक्शन में, समझ में उतना ही निखार आएगा जितना वो पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो हम कार्यक्रम का मुझे अंतिम लगता है चरण कि में, मेरा जो डेली वाला कोटा है ना, 1.5 वाला, वो खत्म होने जा रहा है। जी जी जी, वही हम अंतिम चरण में हैं सर। तो जोशी सर, सवाल का जवाब आप बता दीजिए, फिर हम समापन की घोषणा करते हैं। वो राकेश पोखरियाल जी ने आंसर दिया है। जवाब आया, जवाब आए, मैं आपके लिए मोबाइल में मेरे आ नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया सर, आप सही जवाब बताइए तो हम छांट लेंगे किसने सही जवाब दिया था, वो कमेंट्स में है। इसका उत्तर है पंकज कपूर। हाँ, दिया है किसी ने सर, पंकज कपूर दिया है। राकेश पोखरियाल ने दिया है। नहीं, राकेश पोखरियाल जी ने तो अभी राकेश पोखरियाल जी ने भी दिया है, और भी कई लोगों ने दिया है, इन्होंने तो अभी दिया है, लेकिन पहले भी बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, उनमें भी पंकज कपूर है। वो आप देख लीजिएगा। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कई लोगों ने जवाब दिया और पंकज कपूर भी आया है। तो मित्रों, आज डोभाल सर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम अंतिम बार उनको धन्यवाद देंगे जब वो आज के शो के लिए जब वो आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल शाम ठीक 7 बजे हमारे साथ श्रवण कुमार जी होंगे, श्रवण कुमार पाठक जी। और एक नई विधा में कल हम जा रहे हैं रांची, झारखंड में। और हमारे साथ जो कल के मेहमान होंगे श्रवण कुमार पाठक जी, वो मृदंग के अद्भुत वादक हैं। नहीं, पखावज, सॉरी, माफी चाहता हूँ, पखावज जी, पखावज। पखावज के वादक हैं। और कल हम पखावज की विभिन्न तरह की जो धुनें हैं उनको सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे, कैसे बना, कब बना, क्यों बना, कैसे उसको बजाते हैं। तो जितना भी हमसे उसकी तालों पर बातचीत करेंगे। तो कल शाम 7 बजे एक नए तरह की विधा हमारे साथ होगी। हमारे शिक्षक हैं जो झारखंड के, श्रवण कुमार पाठक जी, वो अपनी पखावज के साथ, अपने टीम के साथ इस शो में होंगे। कल आप जरूर जुड़िएगा। और हमारे पूरन सिंह गोरा जी कह रहे हैं कि जोशी सर का अनुभव बहुत ही लाजवाब है। डोभाल सर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है वो नेट पैक खत्म हो गया है। तो कोई बात नहीं सर, डोभाल सर अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो हम नतमस्तक हैं। आप तो वैसे भी गुरु हैं हमारे और सारे शिक्षकों के आचार्य हैं। तो मैं द टीचर शो के सारे दर्शकों की ओर से, हमारे कोच बहुगुणा जी की ओर से, और गिरीश जोशी सर की ओर से, और साथ में हेमंत बिष्ट जी जो आज टेक्निकल बाधाओं के कारण नहीं जुड़ पाए, बहुत सारे कमेंट के आए हैं, और सारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो हम इस उम्मीद के साथ कि कल शाम 7 बजे फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, आप सबसे भेंट होगी द टीचर शो के एपिसोड नंबर 112 में। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए सर। उसके साथ साथ हम माया ऑप्टिकल्स के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। जी जी, माया ऑप्टिकल्स का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने जो है हम शिक्षकों को ये मौका दिया कि वो उत्साह बढ़ाए शिक्षकों का। माया ऑप्टिकल्स के हमारे विजय श्रीवास्तव जी और विक्की श्रीवास्तव जी दोनों हमारे शो को रोज देखते हैं और दिन में रिपीट करके देखते हैं, सब लोगों को दिखाते हैं। तो हम उन सब के आभारी हैं जो इस शो को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सारे दर्शक हैं जो एक दूसरे को बताते हैं, यूट्यूब पर हमारे वीडियो शेयर करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारा चैनल विविधा है, उस पर आप जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, एक आंदोलन की तरह इसको फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम डोभाल जी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं और कल शाम तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार।
यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।